नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट बेसिक लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम जो है नाउन को कवर करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच कि भाई कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे एक बार थोड़ा सा रिमाइंडर करवा देते हैं आपको कि हमने बात किया था कि इंग्लिश ग्रामर क्या होती है। तो इंग्लिश ग्रामर क्या होती है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। ये हमने बात देखी थी। और रूल्स अगर हमें पता करना हो, देखिए डेफिनेशन यही है इंग्लिश ग्रामर की। और इस रूल्स के बारे में जानना हो तो कैसे जानेंगे? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है। अगर रूल को जानना हो तो सबसे पहले हमें नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमें नॉलेज हो। और फिर हमने देखा था कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो हमने देखा था कि टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कई 9 भी कंसिडर कर लेते हैं, कई 10 भी कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इस 8 वाले में। और ऐसा नहीं है कि ये जो 9 वाला जो +1 एक्स्ट्रा लेकर बैठा है या +2 ये जो 2 एक्स्ट्रा लेकर बैठा है कि हम नहीं करेंगे, ये इसी में इंक्लूडेड है। ऐसे ही मतलब कि ये 8 जो है वो पार्ट बना रखे हैं, इसी में कुछ सब पार्ट और हैं, तो उसी में 9 और 10 आ जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आज के हम इस वीडियो में नाउन करने वाले हैं। और नाउन की जो है सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स करेंगे, या फिर कहीं कि जितने भी आपके सामने ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके बेसिक्स जो है हम सबसे पहले कवर करेंगे। बेसिक्स कवर होने के बाद हम जाएंगे इनके एडवांस के ऊपर। फिर हम एडवांस सेक्शन को देखेंगे। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को बेसिक करवाने का पीछे मकसद क्या है कि कोई भी सेंटेंस जब भी आपके सामने आए, एटलीस्ट उस सेंटेंस में आप पहचान पाओ कि नाउन कौन सा है इसके अंदर। इतनी पहचान होने के बाद फिर आप एरर फाइंड आउट करने पे आएंगे। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करता हूँ कि इतना इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो अपना बेसिक लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं नाउन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन की जो डेफिनेशन आती है, हमने क्लासेस के अंदर पढ़ा भी हुआ है। ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड नाउन। इतनी सी डेफिनेशन, इतनी लंबी डेफिनेशन करने के बजाय अपनी छोटी सी डेफिनेशन करो। इट इज ए नेमिंग वर्ड। क्या मतलब हुआ इसका? यह एक यह एक नाम है। मतलब जिस भी चीज को आप नाम दे पाओ वो क्या है? एक नाउन है। अच्छा, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्लियर? यानी जिस भी चीज को आप नाम दे पाओ उसे संज्ञा कह दोगे, इंग्लिश में उसे नाउन कह देंगे। तो नाउन क्या है? एक इट इज ए नेमिंग वर्ड। तो ये हो जाता है। नाउन के कुछ टाइप्स आते हैं। पहले तो हम इसके नाउन के टाइप्स बोले तो प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार का होता है। फिर टाइप्स के बाद फिर हम नाउन के काम देखेंगे कि कितना काम करता है इंग्लिश ग्रामर में। देखिए जितने भी आपको सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच रखे गए थे, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच रखे गए थे। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ ना कुछ तो काम दिया गया होगा ना, तभी तो उसको इंग्लिश ग्रामर में इंक्लूड किया गया। अगर इनको काम दिया ही ना होता तो क्या जरूरत थी भाई इनको ग्रामर में ऐड करने की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन के हम टाइप्स देखें। हमने डेफिनेशन देख ली, फिर हम टाइप्स देखेंगे, फिर हम काम देखेंगे, और इस काम को हम विद सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ? तो नाउन क्या है? इट इज ए नेमिंग वर्ड। और अब मैं अगर इसमें टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स आते हैं इसमें प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। 5 टाइप होता है। प्रॉपर यानी हिंदी में कहें तो व्यक्तिवाचक। कॉमन अगर इसको हिंदी में कहूं तो ये होता है जातिवाचक। क्लियर? और अगर मैं कलेक्टिव की बात करूं तो ये होता है समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक। या फिर मैं मटेरियल की बात करूं तो मटेरियल को कहते हैं द्रववाचक। और एब्स्ट्रैक्ट की बात करूं तो एब्स्ट्रैक्ट को हम कहते हैं भाववाचक। यानी भावनाओं को दर्शाने वाले में उसको क्या कहेंगे हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर हो गया? तो प्रॉपर नाउन कह लो आप चाहे, या प्रॉपर नेम कह लो, बात एक ही है। सब पे ये रूल जो है वो लागू होगा। कॉमन नाउन कह लो या कॉमन नेम कह लो, कलेक्टिव नाउन कह लो या कलेक्टिव नेम कह लो, मटेरियल नाउन कह लो या मटेरियल नेम कह लो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह लो या एब्स्ट्रैक्ट नेम कह लो। तो ये हो जाते हैं आपके सामने 5 टाइप्स के नाउन। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन क्या है? इट इज ए नेमिंग वर्ड। ये क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। कितने टाइप का होता है?
5 टाइप्स के होते हैं और वो 5 टाइप्स जो है हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं, थोड़ा इनका एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। जैसे बात करें प्रॉपर, प्रॉपर बोले तो देखिए आपके सामने ये अमित लिखा हुआ है, मुंबई लिखा हुआ है, बाइबल लिखा हुआ है, ताजमहल लिखा हुआ है, एटसेट्रा। इस एटसेट्रा का मतलब है और भी हैं। ये सिर्फ आपके सामने 4 लिखे गए हैं, इतने ही प्रॉपर में नहीं आ सकते। क्लियर? तो प्रॉपर को समझते हैं। प्रॉपर यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया एक नाम हो जाता है। मुंबई, अमित, बाइबल, ताजमहल, इसको समझो जरा। अब आपके सामने यहां पर एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में जो है मैं कहता हूं कि 4 बच्चे बैठे हैं और चारों लड़के हैं और मैं जो है वो यहां खड़ा हूं। ठीक है? और तो मैंने जो है वो एक तरीके से इस लड़के को बुलाया। इस लड़के को बुलाया, मैंने कहा, हाँ भाई शीला, क्या हाल? तो मुझे एक जरा आंसर दो, क्या ये जो है लड़का शीला कहने पर मुझे आंसर करेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस लड़के का अपना एक पर्टिकुलर नेम है, वो उसी नाम से मुझे रिस्पॉन्स करेगा ना। तो प्रॉपर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया एक नाम। ऐसे कोई शहर हो सकता है, ऐसे कोई, ये जो है यहाँ पर एक पवित्र ग्रंथ है, पवित्र बुक को कह दिया, या फिर और कोई बुक होती है उसका भी नाम हो जाता है यहाँ पर, तो बाइबल हो गया। फिर ताजमहल, एक कोई इमारत होती है, उस इमारत को हमने पर्टिकुलर नाम भी दे दिया। जैसे आप अपने घर पे होते हैं तो घर का एक आपने निवास स्थान दिया होता है ना, कि शांति निवास, ऐसे आपने नाम दे दिया। या फिर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपनी उनके लास्ट नेम होता है तो लास्ट नेम के ऊपर अपने घर का नाम रख लेते हैं, अग्रवाल निवास, बढ़िया निवास। तो वो एक तो बढ़िया, तो चलो एक कास्ट आ जाती है, उसमें पर्टिकुलर लोग आ जाते हैं, तो अग्रवाल हो गया, वो अपने घर का नाम दे दिया उन्होंने, या फिर कोई अपने नाम के ऊपर रख लेते हैं। तो यहां पर जो है वो एक तरीके से पर्टिकुलर नेम होता है जो उसको ही दिया होता है, उसके अलावा और किसी का नहीं होता। क्लियर हो गया? फिर एक क्वेश्चन यहां पर भी उठता है, सर अमित तो बहुत सारे होते हैं, तो ये पर्टिकुलर तो नहीं हुआ ना। अमित भाई 2 लड़के हैं, 2 लड़के, ये एक लड़का है और ये एक लड़का है। सर इन दोनों का नाम भी तो अमित हो ही सकता है ना। बेशक हो सकता है, लेकिन ये दोनों अमित अमित जो है, ये भी अमित है और ये भी अमित है, लेकिन इन दोनों अमित की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी तो है ना। इनके फिंगरप्रिंट्स हो गए, इनका डीएनए हो गया, ये तो अलग अलग है ना। यानी इनकी अपनी एक पहचान की बात हो रही है, नाम सेम होने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। क्लियर हुआ आपको? तो ये जो अमित है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को अलग डिफाइन करने के लिए हो जाता है यहाँ पे। ऐसे ही मुंबई, बाइबल, ताजमहल हो जाता है। क्लियर? अब यहां पर ये तो हो गया प्रॉपर। अब मैं बात करूं, भाई मैं यहाँ पर इस क्लास में तो मैंने जैसे कहा कि नेम बोला शीला, इस बच्चे ने नाम नहीं मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन एक और ऐसा नाम है, अगर मैं यहाँ पर इन सबको बोलूं तो वो 100% मुझे रिस्पॉन्स करेंगे। तो वो क्या है भाई? अमित को तो मैं स्टूडेंट कह सकता हूं ना। समझ में आया? एक पर्टिकुलर समूह को दिया गया एक नाम। पढ़ने वाले समूह को हमने विद्यार्थी कह दिया, पढ़ाने वाले समूह को हमने अध्यापक कह दिया। तो एक पर्टिकुलर समूह को दिया गया एक नाम, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नेम, यानी जातिवाचक। तो अमित को मैंने स्टूडेंट कह दिया। मुंबई, मुंबई को क्या कह सकता हूं? भैया सिटी कह सकता हूं। ऐसा तो नहीं है कि ना दिल्ली हो गया या कोलकाता हो गया उसको मैं मुंबई कह दूं, नहीं। लेकिन मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, इनको क्या कह सकता हूं? सिटी कह सकता हूं। जो बाइबल होगी, जो बाइबल होगी तो उसको हम क्या कह सकते हैं? बुक। एक वो अलग बात है, हम इसके पीछे वो लगाते हैं होली बुक, लेकिन यहां पर इसको समझने के लिए तो बुक हो जाता है। ताजमहल, ताजमहल को क्या कहेंगे? मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट का मतलब क्या होता है? इमारत होता है। ओके, तो ये हो गया आपके सामने प्रॉपर नेम, जो पर्टिकुलर पर्सन को या इमारत या फिर किसी भी चीज को, किसी भी शहर को दिया गया एक नाम हो जाता है जो उसे अलग बनाता है। अब उस समूह को मिलाकर हमने एक अलग नाम और दे रखा है, जैसे स्टूडेंट हो गया, या फिर कहूं मैं टीचर हो गया, या फिर बॉय हो गया, या फिर गर्ल हो गया। तो एक पर्टिकुलर समूह को हमने नाम दे रखा है, उसे जातिवाचक कह देंगे। क्लियर? तो ये हो जाता है आपके सामने कॉमन नेम। अब यहां पर समझो जरा, मैंने कहा भाई 2 स्टूडेंट्स थे,
ए और बी, इन दोनों स्टूडेंट्स ने मिलकर भैया किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करना था, और गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया था कि दो दो का जोड़ा होना चाहिए। तो ये दो दो का जोड़ा क्या कहलाएगा? टीम कहलाएगा। तो यहां से देखिए, कुछ स्टूडेंट मिलकर अपनी एक टीम बना लेते हैं। तो टीम आप जरा देखेंगे तो प्रॉपर क्या हो जाता है आपके सामने, एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम, उस पर्टिकुलर पर्सन से ही हमने कॉमन ड्राइव किया, उस कॉमन से ही हमने क्या, एक कलेक्टिव ड्राइव किया। जूरी क्या होता है? जूरी जिसके अंदर जजेस का समूह हो जाता है उसे जूरी कह देते हैं। बीवाई कहते हैं, बीवाई जो होता है ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स को क्या कहते हैं? बीवाई कहते हैं। या सुंदर लड़कियों के समूह को भी बीवाई कहते हैं। ट्रूप हो गया हमारे सामने, सैनिक हो गए। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं हमारे सामने? कलेक्टिव नाउन। फिर हम बात करें मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होता है जिससे कोई चीज बनी हुई होती है। भाई आपने कोई, आपके पास घर पे मेज होगी, जो मेज है वो किससे बनी हुई है? ऑब्वियसली लकड़ी से बनी हुई है। तो वुड क्या हो गया? एक तरीके से मटेरियल नाउन हो गया। या फिर वो लोहे की बनी हुई होती तो लोहा क्या हो गया? एक मटेरियल नाउन हो गया। यानी जिससे कोई चीज बनी हुई होती है, बेसिक यूनिट, वो बेसिक यूनिट जिससे कोई चीज बनती है उसको क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सैंड हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इनसे कोई चीज बनी हुई होती है ना। क्लियर हो गया? अब मटेरियल नाउन के बाद अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। जैसे हॉनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, लव यानी प्यार, हेट यानी नफरत। भाई हम इसको देख थोड़ा ना सकते हैं, महसूस ही कर सकते हैं इसको। ऐसा तो कभी आपने देखा नहीं होगा कि भाई आपने देखा एक अमित नाम का लड़का है, भाई ये अमित जो है वो किसी से प्यार करता है, वो उससे 3 प्यार करता है, और आपकी उसके साथ कंपटीशन लगाओ कि अरे अमित तू उसे 3 करता है तो मैं उससे 5 करता हूँ। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना भैया। प्यार को तो कोई देख ही नहीं सकता, या फिर बहादुरी या हॉनेस्टी या नफरत देख ही नहीं सकता। तो ये वाली जो चीजें होती हैं उसको महसूस किया जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कैसे हम इसको पहचानेंगे, अभी थोड़ी देर में हम इसको भी, उसके ऊपर भी और अच्छे से बात करेंगे। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, सारे को रफ कर रहे हैं। अब एक स्टेप आगे जो चलना है, हमने ये पहचान लिया कि प्रॉपर किसको कहेंगे, कॉमन किसको कहेंगे, कलेक्टिव किसको कहेंगे, मटेरियल किसको कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट किसको कहेंगे। फिर एक जो स्टेप आता है, वो एक स्टेप आता है काउंटेबल का। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब होता है गिने जा सके वाले, गिने जाने वाले, जिनको हम गिने गिने सकते हैं। क्लियर? और अनकाउंटेबल का मतलब होता है ना गिने जाने वाले, ना गिने जाने वाले। अब मैं अगर आपसे पूछूं प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, इसमें से आप कौन से टाइप के नाउन को आप गिन सकते हो और कौन से टाइप के नाउन को नहीं गिन सकते? तो मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे जो हैं वो ये कहेंगे, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, इसके आगे यहां लिख देंगे, 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 और यहां पर यहां लिख देंगे। जिसको हम गिन सकते हैं तो उसके आगे हम सी लगाएंगे, जिसको हम नहीं गिन सकते उसके आगे यू और ये सी यानी यूसी लगाएंगे। क्लियर हो गया? तो अगर मैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात करूं तो बच्चा जो है वो 100% कहेगा कि सर प्रॉपर जो होता है वो काउंटेबल होता है। 100%, क्योंकि पढ़ाया है, बच्चों का रिस्पॉन्स मैंने लिया है, तो बच्चे इसको 100% काउंटेबल बोलेंगे। तो जरा एक चीज ध्यान रखना, काउंटेबल वो होते हैं, काउंटेबल वो होते हैं जिन्हें हम गिने जा सकते हैं, गिने सकते हैं, और जिनको हम प्लूरल कर सकते हैं। भाई एक चीज बताओ, कार है, कार को अगर मुझे प्लूरल करना हो तो क्या करूंगा? कार्स कर दूंगा। तो प्लूरल हो रहा है ना, तो यानी कार को हम गिन सकते हैं, सिंपल सी बात। तो एक चीज बताओ, अमित,
क्या मैं इसको अमित्स कर सकता हूं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं कर सकते। या ये जो मुंबई है, मुंबई, इसके आगे एस या ई एस जो भी है वो लगा सकता हूं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो इससे ये पता चल रहा है जब हम इसको प्लूरल नहीं कर रहे तो भैया हम इसको काउंटेबल क्यों लिख रहे हैं? तो ये जाएगा अनकाउंटेबल के अंदर। अगर हम बात करें कॉमन नाउन की तो स्टूडेंट, स्टूडेंट्स भाई कर सकते हैं हम इनको प्लूरल कर सकते हैं, प्लूरल कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये किस में चला जाएगा? अनकाउंट, ओ सॉरी, काउंटेबल के अंदर। एक मिनट इसको रफ कर देते हैं। ये चला जाएगा आपका काउंटेबल के अंदर। क्लियर? कलेक्टिव नाउन, भाई टीम, आपने आईपीएल के अंदर देखा होगा कितनी सारी टीम्स खेलने आ रही हैं, तो ऑब्वियसली हम इनको गिन सकते हैं। तो ये जो है किसमें जाएगा? काउंटेबल के अंदर। मटेरियल, क्या आप लोहे को गिन सकते हो? क्या आप सोने को गिन सकते हो, या मिट्टी को गिन सकते हो, या दूध को गिन सकते हो, या पानी को गिन सकते हो? ध्यान रखना, इनकी यूनिट होती है। जैसे वाटर जो होता है इसकी यूनिट होती है, 1 लीटर 2 लीटर पानी लेने जाते हो तो ऐसे होता है। मिल्क भी लीटर में ही आता है। सैंड किलो के भाव से आती है। सोना भी किलो, ग्राम, तोले के हिसाब से आता है। लोहा भी किलो के हिसाब से आता है। इनकी यूनिट है, इनको आप तोल सकते हो, गिन नहीं सकते। तो दो चीजें हैं, एक होता है तोलना, तोलना बोले तो वॉल्यूम, आप इनकी वॉल्यूम डिसाइड कर सकते हो, लेकिन आप इनके नंबर डिसाइड नहीं कर सकते। नंबर डिसाइड करने का मतलब, अभी कभी आपने दुकान में जाके कहा है कि मुझे 1 लोहा दे दे, 2 लोहा दे दे, या 1 सोना दे दे, 2 सोना दे दे? कभी ऐसा तो नहीं बोला होगा ना। तो इससे ये नहीं पता चल रहा कि मटेरियल जो है आप इसको गिन नहीं सकते, तो ये किस में चलाया जाएगा? अनकाउंटेबल के अंदर। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तो सर अभी देखा ही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो किसी कीमत पे भी काउंटेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 प्यार, 3 बहादुरी, 4 बहादुरी, ये तो होता ही नहीं है। तो ये आपका आ गया अनकाउंटेबल के अंदर। सर ये क्यों समझाया है आपने हमको काउंटेबल अनकाउंटेबल? अभी इसी को मुझे बताना है, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल समझाने के पीछे मकसद क्या है, यही मुझे समझाना है आप लोगों के। क्योंकि कोई चीज़ जो यहाँ पर करवाई जा रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद है, बस ऐसे ही नहीं करवाई जाएंगी वो। क्लियर? तो अभी देखेंगे कि काउंटेबल अनकाउंटेबल आप लोगों को क्यों करवाया गया है। ओके, ये सब रफ कर देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने रह जाएगा ये। ओके, तो चलिए अब बात करें। प्रॉपर नाउन हो गया आपके सामने अनकाउंटेबल, कॉमन हो गया काउंटेबल, कलेक्टिव हो गया काउंटेबल, मटेरियल हो गया अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट हो गया अनकाउंटेबल। अब ये क्यों कराया गया? ये पहचानने के लिए। अब आपके सामने कभी भी कोई सेंटेंस में कोई भी नाउन आएगा, आप उसको पहचानेंगे कैसे? कौन से टाइप का नाउन है, कैसे पहचानेंगे? इसी की हेल्प से। इसी की हेल्प से कैसे? जैसे मैंने यहां पर लिखा CHAIR, और मैं आपसे पूछूं भाई आप मुझे बता दीजिए ये कौन से टाइप का नाउन है, ये कौन से टाइप का नाउन है, मैं आपसे ये पूछ लूं, तो आप कैसे पहचानोगे कौन से टाइप का नाउन है? तो पहचानने का जो तरीका है मैं आपको आज बता रहा हूं, उसी को फॉलो कर लीजिए। पहचानने का तरीका ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, क्या आप इसे गिन सकते हो? क्या ये काउंटेबल है या फिर ये अनकाउंटेबल है? भाई आप बताइए क्या है ये? क्या चेयर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते? सर चेयर को तो हम गिन सकते हैं। फिर कोई बच्चा बोलेगा अरे सर चेयर को कैसे गिन सकते हैं, दुनिया में तो कितनी सारी चेयर्स हैं। भाई मैं आप लोगों को टोटल नंबर नहीं पूछ रहा हूँ कितने नंबर्स हैं, आप मुझे बताइए चेयर्स के। नहीं नहीं भाई, आपके रूम में रखी होंगी 2 चेयर, 1 चेयर, या बाहर अपने घर में रखी होंगी 6 चेयर होंगी ऐसे। तो भाई आप गिन पा रहे हो ना उनको, तो गिन पा रहे हो, इसके मतलब क्या होगी, ये जो है वो काउंटेबल है, और ये जो है वो अनकाउंटेबल, मतलब कि ये जो अनकाउंटेबल के ऊपर इसके ऊपर कांटा लग जाएगा। तो ये किस में चली गई? वो चली गई काउंटेबल के अंदर। तो चेयर को गिन सकते हैं। अब चेयर को गिन सकते हैं तो अब जरा देखिए आप इसको किस टाइप में डालेंगे? क्या प्रॉपर में जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रॉपर तो अनकाउंटेबल होता है, मटेरियल अनकाउंटेबल होता है, एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल होता है। तो चेयर किस में चली जाएगी? या तो उसे आप कॉमन में डालेंगे या तो कलेक्टिव में डालेंगे। कलेक्टिव में डालने का मतलब होता, अगर ये समूह होता, समूह भाई जैसे कि जो टीम है वो स्टूडेंट्स के समूह को बोला गया है, तो यहां पर अगर एक तरीके से आर्मी बोल दूं तो सोल्जर्स के समूह को बोल देंगे। लेकिन ये चेयर कौन से समूह है?
भाई ये तो किसी का समूह से मिलकर तो बना हुआ नहीं है ना, ये तो एक कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम है तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। तो ये हो जाएगा आपके सामने कॉमन नाउन। तो कैसे पहचाना हमने, सबसे पहले आपको ये जानना है कि वो गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। ये सारा जो चीज है वो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, आप जब एरर करेंगे ये सारी चीजें काम आएंगी। क्लियर। तो ये हमने देख लिया कॉमन नाउन के बारे में, ओ सॉरी चेयर के बारे में, कि हम उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक ऐसे ही अगर मैं एक और नाउन आपके सामने रखूं, ये वाला बढ़िया है, अगर मैं आपके सामने लिखूं स्टार। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई ये जो स्टार है क्या आप इसको गिन सकते हो, क्या ये काउंटेबल है या फिर ये अनकाउंटेबल है। सोचिए जरा क्या होगा। तो काफी सारे बच्चे सोचते होंगे सर तारों को तो गिन ही नहीं सकते, तो तारों को गिन नहीं सकते सर, ये काउंटेबल होगा। तो उनके लिए मैं आप एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा, जिन्होंने ये सोचा होगा स्टार अनकाउंटेबल है। अगर मैं आपसे पूछूं सम संख्याएं, सम संख्याएं 1 से लेकर 10 तक, तो मुझे लगता है सम यानी इवन नंबर। अगर मैं पूछूं इवन नंबर 1 से लेकर 10 तक, तो मुझे लगता है कि हर बच्चा बता देगा 2, 4, 6, 8, 10। सर 5 इवन नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 10 तक। 5 इवन नंबर होते हैं 1 से लेकर 10 तक। मैंने कहा बहुत सही। अब मैं कहूं मुझे कुल टोटल इवन नंबर्स दे दो आप, मुझे कुल टोटल इवन नंबर्स दे दो आप। इवन नंबर तो खत्म ही नहीं होने को आएंगे, क्योंकि संख्याओं का कोई अंत तोड़ना है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। ठीक ऐसे ही ये स्टार है। भाई आपके सामने मैं एक पर्टिकुलर जगह दे दूं, कहते भैया इतनी सी जगह पे आसमान में देखिए, और इतनी सी जगह पे आसमान में जो चांद है, चांद के आसपास जगह पे तारे गिन के बता दे कितने हैं। या फिर आपने सप्तऋषि, सप्तऋषि तारामंडल के बारे में सुना होगा। इसमें कितने तारे होते हैं, 7 तारे होते हैं। वो कैसे पढ़ा, उसमें गिनकर ही तो नाम पढ़ा ना। भाई स्टार जो है हम इनको गिन सकते हैं, लेकिन इनका नंबर बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक ऐसे ही जैसे इवन नंबर्स का अगर मैं पूछूं टोटल इवन नंबर्स कितने हैं, तो आप बता नहीं सकते। समझ में आया क्या कह रहा हूं। तो स्टार जो है वो उसे गिन सकते हैं काउंटेबल में। तो काउंटेबल में तो किस में डालेंगे, कॉमन में या कलेक्टिव में। कलेक्टिव में डाल नहीं सकते, क्योंकि स्टार्स, तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं ना, कॉन्स्टलेशन कहेंगे उसको इंग्लिश के अंदर। लेकिन यहां पर ये समूह तो है नहीं, अकेला है, तो इसको क्या कहेंगे हम, कॉमन नाउन कह देंगे। तो स्टार यहां पर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो आज के बाद आपको कोई भी नाउन पहचानना हो, तो सबसे पहले आपको यह फाइंड आउट करना है कि आप उसे गिन सकते हैं क्या नहीं गिन सकते। क्लियर, समझ में आया है सारी चीजें। अब ये चीजें हमने सीख ली, प्रॉपर नाउन हमने जान लिया कि प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे, कॉमन नाउन किसको कहेंगे, कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे, मटेरियल नाउन किसको कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहेंगे। फिर हमने अनकाउंटेबल काउंटेबल के बारे में भी सीख लिया, हमने पहचानना भी सीख लिया। अब बात करते हैं, देखिए अगर मैं कहूं क्या अमित के साथ, अमित के साथ अमित ये हो सकता है, कि सर नहीं हो सकता। यानी मैं कहूं कि अमित के साथ एस या ईएस लगा सकते हैं, कि सर नहीं लगा सकते हम। मुंबई के साथ एस या एस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्या स्टूडेंट के साथ एस या एस लगा सकते हैं, अरे हाँ सर लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, सिटीज, बुक्स, ये हो सकता है। टीम्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, अरे सर बेशक हो सकता है। टीम्स हो सकता है क्या, अच्छा ये बताओ, आयरन्स हो सकता है, या सैंड्स हो सकता है, या फिर वोटर्स हो सकता है। जरा सोचो क्या ये चीज हो सकती है। अरे सर इसको गिन नहीं सकते, तो आप इसको प्लूरल कैसे कर रहे हो, मतलब ऐसे लगाने का मतलब तो प्लूरल करना होता है ना। तो यही चीज समझनी है। देखो आयरन जो होता है, आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन अगर इसके साथ एस या ई एस लग जाए तो इसका मतलब, यानी कि एस लग जाए तो इसका मतलब होता है हथकड़ी। इसका मतलब होता है हथकड़ी। मतलब कुछ एक नाउन जो मटेरियल नाउन में आते हैं जिनके साथ एस लग सकता है, तो ये मत समझ लेना कि वो प्लूरल हो गया, भाई वहां पर उसका मीनिंग चेंज हो गया, हथकड़ी। ठीक है, ऐसे ही सैंड्स, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता। गोल्ड के साथ गोल्ड्स एस ये नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ एक नाउन के साथ है जिसके साथ एस लगकर उसका मीनिंग बदल जाता है। सैंड का मतलब होता है मिट्टी, और सैंड्स का मतलब हो जाता है रेगिस्तान।
क्लियर? ठीक वैसे ही मिल्क के साथ मिल्क्स नहीं होता, वाटर के साथ वाटर्स हो सकता है। वाटर का मतलब होता है पानी, वाटर्स का मतलब होता है तालाब या समुद्र। कुछ एक नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ एस लग जाता है, लेकिन वो मटेरियल नाउन में कंसिडर आते हैं, ठीक है। जिनके साथ एस लगता है तो वो अपना मीनिंग चेंज कर लेते हैं। आप उन्हें काउंटेबल मत बोल देना, या कहना कि सर इनके साथ तो एस लग रहा है, ये तो प्लूरल हो रहे हैं, तो आपने इनको अनकाउंटेबल क्यों बोल दिया? भाई वहां पर मीनिंग चेक कर लेना, ठीक है। ठीक ऐसे ही क्या एब्स्ट्रैक्ट के साथ ऑनेस्टी, ब्रेवरी या लव्स हो सकता है? लव्स हो सकता है या हेट्स हो सकता है? तो आप कहेंगे कि सर नहीं हो सकता, तो अभी थोड़ी देर पहले देखा है यहाँ पर, यहाँ हो सकता, तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। सर कैसे हो सकता है? अरे ये ऐसे हो सकता है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट, ये एक नाउन है, लेकिन जैसे मैंने आपके सामने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम रखे ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, भाई ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, उनमें से जैसे कि कोई शब्द, जैसे ये हेट, यहां पर नाउन बना हुआ है, नाउन में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि सारी उम्र ये नाउन बन के ही रहेगा। भाई ये वर्ब भी बन सकता है, भाई ये वर्ब भी बन सकता है। जब ये वर्ब बनेगा तो इसके साथ ऐसी एस लग जाएगा। याद करो पिछला लेक्चर मैंने आप लोगों को क्या करवाया था कि भाई राम गोज होगा, क्योंकि राम अकेला है तो वर्ब उसके साथ अकेली आएगी। ठीक ऐसे ही राम लव्स होगा, अगर राम किसी को प्यार करता है तो लव्स करेंगे ना, भाई सिंगुलर लगाना पड़ जाएगा हमें उसके साथ। तो ये लव जो है वो वर्ब के तौर पे भी काम हो सकता है। अभी ये जो है जितना मैंने आप लोगों को समझाया है, ये वाली जो कॉन्सेप्ट है कि इसके साथ ऐसी एस लग सकता है, ये वर्ब बन जाता है, समझ में आया तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं आया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत मल्टीपल टाइम ये चीज़ रिपीट होगी, आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी कि सर ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हो जाएंगी जो आज अभी आप देख रहे हो। समझ में आया? बस थोड़ा पेशेंस रखना है आपको, ऐसा नहीं है कि भागते ही चलेंगे सर आज ही मुझे सारा समझा दो, सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही। एक दिन में कोई 30 मार खा नहीं बनता है, एक दिन में कोई दौड़ना नहीं सीख जाता है कि भैया एकदम से आया कहता मुझे तो रेस क्लियर करनी है, रेस क्लियर करने के लिए मैं 1600 मीटर 5 मिनट में मारना चाहता हूँ, तो एक दिन में उससे नहीं होगा, टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। आज ये कॉन्सेप्ट है आपको समझाया गया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कम से कम 5-6 बार देख लो, अगर समझ ना आए तो 2 बार में समझ आ जाएगा मैक्सिमम मैक्सिमम। तो ये जो चीज़ें हैं जितना आप देखोगे उतना ही आपके दिमाग में बैठेंगी और ये चीज़ें जो है आपको और अच्छे से याद हो जाएंगी। तो फर्स्ट टाइम में 30 मार्क बनने की कोशिश मत करना कि सर समझ नहीं आ रहा अभी तो कितनी सारी चीज़ें, भाई आएंगी धीरे धीरे, अभी तो कोर्स स्टार्ट हुआ है, आगे आगे चलेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये हो गया हमारे सामने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो ये हमने टाइप्स देख लिए, उनके नाम पहचानना हमने देख लिया, काउंटेबल अनकाउंटेबल भी हमने जान लिया, ये सारी चीजें हमने कर ली। हमने टाइप्स देख लिए, तो मैंने कहा था एक तो टाइप्स देखेंगे और एक काम देखेंगे। काम यानी एक्शन, एक्शन कहते हैं इसको, यानी कि एक्शन ये कहेंगे काम, यानी नाउन के काम क्या क्या है, क्या क्या काम करता है नाउन इंग्लिश ग्रामर में। ऑब्वियसली अगर नाउन को इंग्लिश ग्रामर में रखा गया है तो कुछ ना कुछ तो काम करता ही होगा ना, तो वो 5 काम करता है। देखिए 5 टाइप का होता है तो इससे ये याद रह जाएगा, 5 काम करता है। 5 काम कौन सा? सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। भाई आपने आज तक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सुन रखे होंगे, मे भी आपने ये तीनों शब्द नहीं सुन रखे होंगे, तो ये तीनों शब्द भी आपको अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट मैंने दिखाया था, लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं दी थी कि सब्जेक्ट क्या होती है। आज आपको डेफिनेशन में मिलेगी, पहचानना भी आप सीखेंगे कि कैसे पहचानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों चीज़ों को करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर एक एक करके इन बाकी तीनों को भी हम देख लेंगे। तो आइए जरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। आपके सामने ये 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक का मतलब इनको तोड़ते हैं, तोड़ने का मतलब भैया एक एक वर्ड का एक्सरे करना है। ये जो मोहन है इसको इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं, ये बोट है इसको इंग्लिश ग्रामर में क्या कहेंगे, ये ए है, ये बुक है, इसको इंग्लिश ग्रामर में क्या कहेंगे। तो मोहन, बोट, अ बुक, इसका मतलब हो गया मोहन ने एक किताब खरीदी थी।
तो अगर इसको ब्रेक करने की शुरुआत करनी है, इसका एक्सरे करना है, तो शुरुआत करनी पड़ेगी हमें वर्ब से। ठीक है, तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या होते हैं, और यहां पर अंजलि स्कोल्डेड ध्रुव, इसमें वर्ब क्या होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्ब देखनी है। तो वर्ब क्या है? इसमें बोट है, तो ये होगी आपके सामने वर्ब। अब आपके सामने एक क्वेश्चन उठता है कि सर वर्ब क्या होती है, तो लो जरा वर्ब भी बता देते हैं। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कार्य यानी एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे, उसे क्या कहेंगे, और जिसकी 3 फॉर्म होती है उसको क्या कहेंगे, वर्ब कहलाता है। याद करो पिछला लेक्चर मैंने आप लोगों को वर्ब की फॉर्म करवाई थी, फिर भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर वर्ब की फॉर्म लिख देता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैं अगर यहाँ पर बात करूँ गो की, गो फर्स्ट फॉर्म होगी और इसके साथ गोज आ जाती है, और यहाँ पर अरे 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 ये गलत, वेंट आएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने वेंट आ गई, गो की सेकंड फॉर्म। गो की थर्ड फॉर्म गोन होगी। फिर आपने एक सुना होगा वर्ब की बेस फॉर्म प्लस में आईएनजी, तो वर्ब की बेस फॉर्म प्लस में आईएनजी यानी यहां पर क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। और ये जो चीज है वर्ब की बेस फॉर्म, ये मैंने आप लोगों को करवाई हुई है। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से वर्ब की बेस फॉर्म कौन सी है जिससे सारी वर्ब बनी है, तो ये जो है गो जो है वो वर्ब की बेस फॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ ये गो वाली, ना कि गोज। तो सर ये गो और गोज में फर्क क्या होता है, ये चीज भी मैंने आप लोगों को करवाई हुई है कि राम अकेला है तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, गोज सिंगुलर आएगी। अगर मैं कहूं राम एंड अमित ये दो हैं, तो दो की बात हो रही है, तो वर्ब कैसी आएगी, गो, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। वर्ब का पंगा उल्टा है, ये चीज मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को कवर करवाई थी कि वर्ब का पंगा क्या उल्टा है, कि वर्ब का पंगा ये है कि वर्ब के साथ अगर एस या ईएस लग जाता है तो वो सिंगुलर बना देता है। समझ में आया? जब वो पैदा होती है यानी गो जो है, जब वो पैदा हुई तो ये प्लूरल पैदा हुई, इसको हमने सिंगुलर बनाया एस या ईएस लगाकर। नाउन का उल्टा पंगा होता है, नाउन का मतलब यह कहें कि वर्ब उल्टी होती है, ऐसे समझ लो, कुछ भी समझ लो, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नाउन के साथ एस या ईएस लगता है तो वो प्लूरल बनता है, वो प्लूरल बनता है। समझ में आया? जैसे कार, इसके साथ एस या एस लगाएंगे तो कार्स, तो ये प्लूरल बना। लेकिन गो के साथ एस या एस लगाएंगे गोज, तो ये सिंगुलर बना, गो प्लूरल होता है। क्लियर? तो वर्ब क्या होती है, वर्ब एक ऐसा वर्ड होती है जो एक्शन को, जो यानी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी 3 फॉर्म होती हैं। 3 फॉर्म कौन सी, वर्ब की बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये हम वर्ब की बेस फॉर्म प्लस में आईएनजी पढ़ेंगे। इसको कई वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं, लेकिन हम यहीं तक ही कंसिडर करेंगे इसको। क्लियर? अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। ये जो चीज मैंने आपके सामने लिखी बोट, ये क्या हो जाएगी, वर्ब। कैसे? इससे पता नहीं चल रहा कि वर्ब की 3 फॉर्म, बाय, बोट, बोट, ये तो 3 फॉर्म। और एक और बात ये हो गई यहां पर, ये जो बोट है कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, इसमें रिप्रेजेंट किया नहीं किया, कार्य क्या हो रहा है, खरीदने का, तो खरीदने का कार्य इसने बता दिया यहां पर। अब यहां पर ये होगी वर्ब आपके सामने। अब बात करते हैं सब्जेक्ट, ये क्या होता है, आर्टिकल। देखिए 3 आर्टिकल होते हैं, यहां लिख देता हूं, मैं कभी लिखूंगा नहीं यहां पर कभी भी, मतलब आर्टिकल, क्योंकि ये 3 आर्टिकल होते हैं, बच्चे को पता होना चाहिए। 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड द, तो ये ए जो है वो आर्टिकल है। और अब यहां पर बात करें मोहन, तो मोहन का अगर मैं आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए एक होता है नाम, एक होता है काम। अब मैं मोहन का आपसे अगर नाम पूछूं, सर मोहन का नाम तो मोहन ही है ना, मैंने कहा नहीं, मोहन का नाम मैं इंग्लिश ग्रामर में आपसे पूछूं कि इंग्लिश ग्रामर में मोहन को क्या कहेंगे, तो भैया किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो गया ना, नाउन है ये। और नाउन में भी कौन सा है, नाउन में भी कौन सा है भाई, प्रॉपर है, प्रॉपर है ये। ठीक है, ऐसी बुक, भैया बुक क्या है, एक नेम है, तो ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया। नाउन में भी कौन सा, भाई बुक को आप गिन सकते हो नहीं गिन सकते, सर बुक को गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं, कॉमन या कलेक्टिव में डालना पड़ेगा, तो किस में जाएगा, कॉमन में जाएगा, तो कॉमन हो गया आपके सामने। तो ये तो आपने नाम बता दिया। अब मैं पूछूं इनका काम बताइए, मोहन और बुक का,
क्योंकि भाई नाउन को कोई ना कोई तो काम दे रखा है ना, 5 काम दे रखे हैं, तो इन पांचों काम में से इनके काम बता दीजिए। तो मोहन का जो काम है यहां पर, मोहन का जो काम है यहां पर, वो है सब्जेक्ट बनने का। अब बात करें कि सर सब्जेक्ट कौन होता है। देखिए सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य को करता है, कार्य को करता है, करने वाला, डूअर। डूअर यानी डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। भाई डूअर कैसे है सर मोहन? भाई मोहन जब इस खरीदने को काम को कर रहा है नहीं कर रहा? भाई मोहन जब इस खरीदने को काम को कर रहा है नहीं कर रहा? बेशक कर रहा है, मोहन ने खरीदी। तो मोहन जब डूअर हुआ, डूअर हो गया, तो इसलिए इसको सब्जेक्ट कह देंगे। ये आया समझ में? ये नाउन का हमें समझ में आ गया, प्रॉपर है, इसको सब्जेक्ट कहेंगे। अब बात करें, ये तो हमारे सामने आर्टिकल हो गया। ये बुक क्या है? बुक है ऑब्जेक्ट। बुक क्या है? बुक है ऑब्जेक्ट। सर ये ऑब्जेक्ट कौन होता है? देखिए ऑब्जेक्ट वो होते हैं, ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो एक्शन के रिसीवर होते हैं, यानी जिन पर कार्य होता है, जिन पर, यहां पे लिखता हूं, जिन पर कार्य होता है, उन्हें क्या कहेंगे हम? ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी एक्शन का रिसीवर करते हैं, रिसीव करते हैं एक्शन को। भाई एक बात बताइए, ये खरीदने का काम होगा किसके ऊपर? इस बुक के ऊपर ही होगा। ये खरीदने का काम होगा किसके ऊपर? इस बुक के ऊपर ही होगा। तो बुक के ऊपर हो रहा है वो एक्शन, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यानी ये एक रिसीवर है। तो सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर होता है। बहुत काम की चीज है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगी आपको एक्टिव पैसिव समझने के अंदर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने के अंदर, सेंटेंस आप कोई भी एरर निकालेंगे उनके अंदर बहुत ज्यादा ये हेल्प करने वाली है। आगे समझ में? अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस है अंजलि स्कोल्डेड ध्रुव। अंजलि स्कोल्डेड ध्रुव। ध्रुव मतलब स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना। भैया अंजलि ने डांटा था ध्रुव को। तो यहां पर एक्शन क्या हो रहा है? स्कोल्ड यानी डांटना। तो ये जो स्कोल्डेड है ये क्या है? वर्ब है। तो ये होगी आपके सामने वर्ब। अब ये छोड़ दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये वाली बात की बातें हैं कि सर ये कब कैसे निकाली जाती है, वो अलग सेक्शन होगा बने, वो हम बात में वहां पर बात करेंगे, यहाँ नहीं। तो अभी तो वर्ब पहचान लिया हमने। स्कोल्डेड क्या है? वर्ब है। ये स्कोल्डेड यानी डांटने का काम कर कौन रहा है? अंजलि कर रही है। तो अंजलि कौन है? सब्जेक्ट है। अगर मैं इसका, ये तो आपने नाम काम बता दिया, अब मैं इसका काम पूछूं, मतलब सॉरी इसका नाम पूछूं, तो नाम क्या है? नाउन है। नाउन में भी क्या है? ये प्रॉपर है। भैया ये स्कोल्डेड करने का काम किया किसने? अंजलि ने। तो अंजलि यहां पर सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रॉपर है। डांटा किसको? तो ये हो जाएगा आपके सामने ध्रुव। ये हो जाएगा एक्शन का रिसीवर, यानी ये हो गया आपके सामने ऑब्जेक्ट। और ये नाउन है, नाउन में भी प्रॉपर है। अब एक और चीज, वर्ब से आप एक काम कर लीजिए, व्हाट या फिर होम का रिप्लाई ले लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन टेम्पररी तौर पर, परमानेंट तौर पर तो आपको यही हेल्प करेगी। अच्छा टेम्पररी तौर पर अगर बात करूं तो कैसे? अगर मैं यहां बात करूं मोहन बोट वट, इस वर्ब से अगर मैं वट का रिप्लाई लूं, मोहन बोट वट, मोहन ने क्या खरीदा, अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है बुक, तो डेफिनेटली यहां पर ऑब्जेक्ट है। जो वट जो होता है वो थिंग्स यानी चीजों के लिए यूज होता है, और हुम जो होता है वो ह्यूमन के लिए यूज होता है। अब जैसे यहां पर अंजलि स्कोल्डेड हुम, भाई किसको डांटा? अंजलि स्कोल्डेड हुम। अगर आप ये इसका रिप्लाई ले रहे हो और आपको मिल रहा है इसका रिप्लाई, भाई अंजलि ने किसको डांटा? ध्रुव को डांटा। तो ये जो हो गया आपके सामने ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब से वट या हुम का रिप्लाई ले लो, इससे टेम्पररी तौर पर हेल्प मिल जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है, और ऑब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर होता है। ये चीजें हमने कर ली। अब वर्ब का भी हमने चीजों को समझ लिया कि वर्ब किसको कहते हैं, ये सेक्शन हो गया। तो हमारे सामने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमने कर लिया। वही सेंटेंस है, फिर से एक बार और ले लेते हैं। मोहन बॉट ए बुक फ्रॉम दिल्ली। अब ये बोट क्या है? वर्ब है। तो अब देखिए हमारे सामने क्या खत्म हो गया? सब्जेक्ट खत्म हो गया, हमने सब्जेक्ट पहचान लिया, हमने ऑब्जेक्ट पहचान लिया। तो दो काम तो हमने देख लिए। अब हम प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ये जानेंगे, प्रीपोजिशन भी जानेंगे। ये प्रीपोजिशनल का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रीपोजिशन,
प्रीपोजिशन क्या होती है? ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन बताती है, इंफॉर्मेशन ऐड करने की, इंफॉर्मेशन ऐड करने के काम आती है। ये बिल्कुल सिंपल सी भाषा है एक तरीके से इसकी डेफिनेशन प्रीपोजिशन की। अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में इस प्रीपोजिशन की परिभाषा ये मिलेगी कि ये अपने बाद आने वाले शब्दों को संबंध बताती है अपने पहले वाले शब्दों से या सेंटेंस के बाकी के शब्दों से। सॉरी, प्रीपोजिशन का अगर आप बुक में मीनिंग ढूंढेंगे तो इसका बुक में मीनिंग मिलेगा, प्रीपोजिशन जो है वो अपने बाद आने वाले शब्दों का मीनिंग मतलब रिलेट करती है सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ। बड़ी पेचीदा लैंग्वेज है भैया। आप एक काम करो ना, ऐसे कर लो, जो इन्फॉर्मेशन ऐड करे वो प्रीपोजिशन होती है। अब इस चीज़ को भी कराएंगे आपको। तो यहाँ देखो जरा, बोट क्या हो गई? वर्ब हो गई। ये मोहन क्या है? इस बोट को करने वाला डूअर है, तो ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। भाई क्या खरीदा? मोहन बोट वट? बुक। बुक एक आंसर मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट है ये। तो बुक अगर मैं आपसे पूछूं इसका नाम क्या है, नाम तो इसका नाउन है, नाउन के अंदर कॉमन है। और मोहन का नाम पूछूं, मोहन का नाम यहाँ पर नाउन है, नाउन के अंदर प्रॉपर है। ए आर्टिकल है हमारे सामने, ए आर्टिकल है। अब ये फ्रॉम बच गया, ये फ्रॉम है प्रीपोजिशन, ये फ्रॉम है प्रीपोजिशन। अब ध्यान रखना, जब भी प्रीपोजिशन आएगी, जब भी प्रीपोजिशन आएगी इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा मतलब क्या? इसका ऑब्जेक्ट 100% आपको रखना ही पड़ेगा। और पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर, पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर नाउन और प्रोनाउन के पास ही पावर है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की। इन्हीं को पावर दे रखी है भैया, आप सब्जेक्ट बनिए और आप ही ऑब्जेक्ट बनिए। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन बनेगा। अभी तो हम नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन को जब पढ़ेंगे तो प्रोनाउन भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी प्रीपोजिशन आएगी, ये प्रीपोजिशन रही। अब प्रीपोजिशन आई तो प्रीपोजिशन के बाद उसके बाद जो भी शब्द आएगा उसके बाद उधर चलना है अपने को, राइट साइड चलना है। और जो भी नाउन मिलेगा, ध्यान रखना, जो भी नाउन मिलेगा वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यही कहलाता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि सर हम क्यों कर रहे हैं? भैया एक बार कर लो इस सेंटेंस को, जब ये हम कर लेंगे, बेसिक्स कम कर लेंगे, तब हम जब ब्रेक करके या फिर कहेंगे जब एरर पे आएंगे तो यही चीज़ आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये जो ब्रेक ब्रेक किया हुआ सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एग्जाम में सेंटेंस को समझने के अंदर, या सेंटेंस जब आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे उसके अंदर ये हेल्प करेगा। तो प्रीपोजिशन आई, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, और ये नाउन है, नाउन के किसमें? प्रॉपर है, पर्टिकुलर शहर का नाम है ना ये। अब देखो जरा, ये जो प्रीपोजिशन आई इसने काम किया क्या? भैया एक इन्फॉर्मेशन ही तो ऐड करी। मोहन ने किताब खरीदी थी, कहाँ से? दिल्ली से खरीदी थी। तो इन्फॉर्मेशन ही ऐड किया इसने एक तरीके से। या फिर जैसे दूसरी डेफिनेशन जो बुक्स के अंदर मिलती है कि प्रीपोजिशन अपने बाद आने वाले, प्रीपोजिशन अपने बाद आने वाले शब्दों का, ये जो भी शब्द है इसके बाद आया हुआ है, इसका संबंध बताते बाकी के सेंटेंस, जो सेंटेंस के बाकी के शब्दों के साथ। ये वाला मीनिंग है बुक के अंदर। या तो सिंपल अपनी बात करो भैया कि प्रीपोजिशन क्या काम करती है? प्रीपोजिशन सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ऐड करती है, बस इतना, हमें और कोई लेना देना नहीं है उससे। क्लियर? तो पहला सेंटेंस हमारा हो जाता है। सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है कुणाल सैंग अ सॉन्ग फॉर अंजलि। तो सैंग यहाँ पर क्या हो जाती है? वर्ब हो जाती है। कैसे सर? सिंग, सैंग, संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है। तीन फॉर्म तो हमने देख ली ना, सिंग, सैंग, संग। और काम क्या हो रहा है? गाने का। तो यहाँ पर ये जो काम हो रहा है यानी एक्शन बता रही है, तो ये क्या कहलाएगी? वर्ब। और इस गाने को कौन रहा है? कौन गा रहा है? कुणाल गा रहा है। तो यानी इस एक्शन को करने वाला ये डूअर है, तो ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। कुणाल को कहेंगे क्या इंग्लिश ग्रामर में? नाउन, नाउन में भी क्या? प्रॉपर। भाई क्या गाया? सैंग व्हाट? सॉन्ग। तो सॉन्ग क्या है? नाउन है, मतलब कि एक तरीके से ऑब्जेक्ट है। भैया गाने का काम हुआ किसके ऊपर? सॉन्ग के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट हो गया आपके सामने। क्लियर? और यहाँ पर सॉन्ग, भाई अब सवाल उठता है कि सर सॉन्ग है कौन से टाइप का नाउन? अब खुद सोच के देखो, सॉन्ग को हम गिन सकते हैं नहीं गिन सकते? भैया सॉन्ग को हम गिन सकते हैं। सॉन्ग को कैसे गिन सकते हैं? देखो आपके फ़ोन में अगर मैं पूछूं कितने सारे गाने हैं, तो एक गाना, दो गाने, तीन गाने, ऐसे तो गिनते हो ना। तो सॉन्ग को हम प्लूरल बना सकते हैं, सॉन्ग्स कर सकते हैं। सॉन्ग्स कर सकते हैं तो इसको हम गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं तो इसको हम काउंटेबल कहेंगे, काउंटेबल कहेंगे तो इसको कॉमन या कलेक्टिव में डालना पड़ेगा। तो बोलो किसके अंदर डालें, कॉमन या कलेक्टिव में?
कलेक्टिव में तो डालते हैं तब अगर ये सॉन्ग्स आपने देखा हो ना, किसी ने एल्बम लॉन्च की तो उस एल्बम में 3 गाने होते हैं, तो गानों के समूह को तो हम एल्बम कह देते हैं। लेकिन ये अकेला है तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन ही कहेंगे। फोर प्रीपोजिशन हो जाएगी। अंजलि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो कुणाल सैंग अ सॉन्ग फॉर अंजलि, ये था आपके सामने प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हमने कोई यहाँ पर एरर नहीं फाइंड किया है, हम जस्ट यहाँ पर सेंटेंस ब्रेक करना, उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना, बस ये सीख रहे हैं। और जब ये चीज़ हो जाएगी तब हम एरर फाइंड आउट करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीमारी पहचानना सीख लो ना, बीमारी को ठीक कैसे करेंगे वो तो बाद का काम है। बीमारी पहचानने में पहचान आ गई तब बहुत काम आसान हो जाता है। क्लियर? अब हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सब्जेक्ट सीख लिया, हमने ऑब्जेक्ट के बारे में सीख लिया, हमने प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट के बारे में सीख लिया, और अब हम एक और जो काम है उसके बारे में जानने जा रहे हैं, वो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या क्या काम होता है, अभी थोड़ी देर में उसको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आपके सामने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अमित इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इस सेंटेंस को फिर से ब्रेक कर लेते हैं। तो इज और सिंगिंग, ये देखिए, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सिंगिंग क्या है? मेन वर्ब है। ये दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। इज सिंगिंग यानी दो कॉन्सेप्ट क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब का और एक मेन वर्ब का। मेन वर्ब होती है जो मेन काम करवाती है। ये जो इज सिंगिंग है, ये एक तरीके से इज जो है वो हेल्प कर रही है सेंटेंस कौन सा है। अभी इसके पीछे पीछे भी आपको लॉजिक दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत कुछ हो जाएगा, फिर वो जो आपके दिमाग से सारी चीज़ें ऊपर जाने लग जाएंगी। तो ऐसे समझो, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अमित इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अमित क्या है? गाना गा रहा है। तो गाने गाने का काम कौन कर रहा है? अमित कर रहा है। तो अमित क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। और अमित का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछूं तो नाउन है, नाउन में भी क्या है? प्रॉपर है। अमित सिंगिंग अ सॉन्ग, अमित सिंगिंग व्हाट? अ सॉन्ग। सॉन्ग क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन है, कॉमन है। क्लियर हुआ? ये हो गया हमारे सामने। अब यहां पर आओ जरा, अमित इज अ टीचर। अब यहां पर अगर आपके सामने मैं वर्ब पूछूं तो वर्ब क्या है? इज। ए टीचर, इसमें वर्ब क्या है? ए क्या है? ए तो क्या हो गया आपके सामने? आर्टिकल हो गया। यहां पर भी ए आर्टिकल है। तो अगर मैं यहां पर वर्ब पूछूं तो काफी सारे बोलेंगे सर इसमें वर्ब है नहीं। तो मैंने कहूंगा भैया यहां पर वर्ब है, वर्ब है यहां पर इज। वर्ब है इज। सर इज कैसे वर्ब है? आप वर्ब की फॉर्म बताइए ना, वो 3 फॉर्म होती हैं। तो ये देखिए, ये जो इज जो है वो इस बी से बना हुआ होता है। ये देखिए, इज एम आर बी, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। इसकी सेकंड फॉर्म वॉज वर, इसकी थर्ड फॉर्म बीन, इसकी सेकंड मतलब कि वर्ब की बेस फॉर्म प्लस में एनजी, ये रही आपके सामने बीइंग। इंग्लिश ग्रामर में इकलौती ऐसी फॉर्म है जिसकी 8 फॉर्म चलती हैं। समझ में आया? तो बी एक वर्ब, मेन वर्ब के तौर पे भी काम कर सकती है। तो ये जो है वो मेन वर्ब है यहाँ पर। एक चीज़ जो है वो, एक बात जो है वो गांठ बांध लेना कि एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए चाहिए, यानी वर्ब तो 100% चाहिए। वर्ब आएगी तो उसका कर्ता धर्ता यानी सब्जेक्ट आपको मिलेगा मिलेगा। तो यहाँ पर ये वर्ब रही, बिना वर्ब के तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी आपके सामने। तो ये वर्ब होगी आपके सामने। अब यहाँ पर वर्ब होगी तो ये अमित क्या बनेगा? अमित यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट है। अमित यहाँ पर सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रॉपर है। अब बात करें ये टीचर क्या है? टीचर नाउन है, कॉमन है, क्योंकि हर टीचर को तो टीचर ही कहेंगे ना। जैसे एक पढ़ाने वाले को एक समूह में आपने बांट रखा है, तो पढ़ाने वाले को आपने अध्यापक यानी टीचर क्या रखा है, तो एक समूहवाचक आ जाएगा ये। क्लियर? समूह नहीं, जातिवाचक। तो ये आ जाएगा जातिवाचक। तो यहाँ पर ये हो गया टीचर। अब मैं पूछूं, आपने नाम तो बता दिया, इनका काम बता दीजिए। जैसे ये सब्जेक्ट है तो ये टीचर क्या है यहाँ पे? तो टीचर काफी सारे कहेंगे ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा रुक जाओ भैया, ऑब्जेक्ट तो तब कराएंगे ना, एक बार थोड़ा सा आपको मैं एक बढ़िया से तरीके से चीज करा देता हूँ। नाउन है, और नाउन जो है वो 5 काम करते हैं। एक बार जरा उन 5 काम को देख लो जरा, फिर डिसाइड करना कि ये क्या है। एक तो है सब्जेक्ट, एक है ऑब्जेक्ट, एक है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एक है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। 5 काम करते हैं, एक एक करके डिफाइन करते हैं। आप इसको सब्जेक्ट तो नहीं बोलोगे ना टीचर को? भैया टीचर को सब्जेक्ट नहीं बोल सकते क्या? सर एक बार सब्जेक्ट आ गया, दूसरी बार सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में 2-2 सब्जेक्ट नहीं आ सकते, आ सकते हैं।
ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकते हैं। लेकिन उस सब्जेक्ट के आने के लिए अपने लिए एक और वर्ब चाहिएगी। अगर आप सब्जेक्ट एक और लगाएंगे तो एक और वर्ब लानी पड़ेगी वहां पे। तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पर एक और कोई वर्ब लिखी हुई हो, तो नहीं, तो यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट है नहीं। सर ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है, ध्यान से कान खोल के बात समझना। ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो बी की फॉर्म है, ये बी की फॉर्म है। जब ये बी की फॉर्म देखिए, ये दो काम करती है, एक ये हेल्पिंग वर्ब बनती है और एक ये मेन वर्ब बनती है। और जब ये मेन वर्ब बनती है तो यहाँ पर इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा होता। ये स्टेट यानी दशा को बताती हैं, स्थिति को बताती हैं कि भाई कौन क्या है। अमित एक टीचर है, एक दशा, एक स्टेट, एक स्थिति बताई जा रही है यहाँ पे। बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनती है, मेन वर्ब बनती है। मेन वर्ब बनती है तो ये एक्शन को नहीं बता सकती, ये एक्शन को बताने के लिए यूज होती नहीं है। ये स्टेट यानी दशा को बताने के लिए यूज होती है, स्थिति बताने के लिए यूज होती है। तो अमित इज ए टीचर, यहां पर कोई एक्शन हो ही नहीं रहा। अब देखिए यहां पर कोई एक्शन हो रहा है, आप तो एक तरीके से बता रहे हो कि अमित क्या एक टीचर है। तो अमित एक टीचर है तो यहां पर जो है वो एक तरीके से आप उसके ऊपर कोई एक्शन थोड़ा ना कर रहे हो। ऊपर वाली इज में और इज में जमीन आसमान का फर्क है, इतना ध्यान रखना। सर हमें कब पता चलेगा बी की फॉर्म यहाँ पर कब हेल्पिंग वर्ब कब मेन वर्ब? अरे साफ सी बात है ना, अगर उसके बाद कोई वर्ब आ रही हो तो आप मेन वर्ब बना दो उसको, नहीं आ रही तो खुद मेन वर्ब बन जाएगी वो। तो यहाँ पर इज जो है वो एक तरीके से बी की फॉर्म, यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं कर रही, यहाँ एक्शन हो ही नहीं सकता। जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब बनेगी उसमें कोई एक्शन नहीं होता। वो एक स्टेट यानी स्टेट बोले तो ये स्टेट यानी एक स्थिति, एक दशा बता रही होती है, अवस्था बताती है। अमित क्या एक टीचर है। तो यहां पर कोई एक्शन हो नहीं रहा, तो एक्शन नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट कौन होता है भैया? एक्शन के रिसीवर होते हैं। तो एक्शन का रिसीवर तो तब होगा ना जब एक्शन होगा, तो यहाँ पे तो इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगी हुई, ए तो आर्टिकल है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो तब आता ना जब ऑब्जेक्ट आ रहा होता, ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पर। तो बचा क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर ये क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ये सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट यानी उसके बारे में बता दें। आपने वो सुना होगा ना 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नहीं, दो एंगल मिलके 90 डिग्री को बना दे तो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये कॉम्प्लीमेंट इसके बारे में बता देते हैं। तो ये सब्जेक्ट एस का मतलब सब्जेक्ट, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट उसके बारे में बता दे तो इसे कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये अमित के बारे में बता रहा है, तो टीचर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? और यहां पर एक और चीज ध्यान रखना, जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब बन जाती है तो उसे लिंकिंग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। सर इसको क्या मेन वर्ब नहीं कहेंगे? अरे बेशक कहेंगे। मेन वर्ब एक तरीके से समझो ऑफिशियल नेम है, लिंकिंग वर्ब जो है वो एक तरीके से समझो घरेलू नेम है, घरेलू नेम हो गया। समझ में आया क्या था भैया? अमित इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें इज हेल्पिंग वर्ब था, अमित इज अ टीचर, इसमें अमित जो है वो एक, और इसमें इज जो है वो एक मेन वर्ब है। यहाँ पर ये नाउन है, नाउन यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सारा खेल हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर एक और चीज समझनी है, ऊपर वाले में ये जो सब्जेक्ट बना हुआ है इसमें परिभाषा सब्जेक्ट की क्या थी? डूअर की थी, डूअर की थी। क्या यहाँ पर ये अमित डूअर है क्या? अरे डूअर तो तब होता जब एक्शन होता, कोई एक्शन का तो डूअर होगा ना। सिर्फ डूअर नहीं है तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे पहचाना आपने? यहाँ पे सब्जेक्ट पहचाना सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया यानी मेन आइडिया जिसके बारे में बात हो रही हो, अमित के बारे में बात हो रही हो। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि जो मैंने बात बोल दी वही फिक्स है, आने वाले टाइम में वो चीज़ें बदलेंगी। अभी समझो, आपने कभी सुना होगा जब आप सेकंड थर्ड क्लास में होते हैं तो आपको आपके टीचर ने कहा होगा कि धरती जो है, धरती जो है वो ये मतलब कि जो धरती है, जो सूरज जो है वो पश्चिम पूर्व दिशा से उगता है। क्या कहा आपके स्टूडेंट टीचर ने जब आप छोटे थे? कि यही कहा कि सूरज जो है वो पूर्व दिशा से उगता है। लेकिन जब आप बड़े हुए थोड़े से 8th क्लास 6th क्लास तक पहुंचे तो कहा गया कि भैया सूरज कहीं से नहीं उगता, सूरज जो है वो कहीं से नहीं उगता, वो तो एक जगह स्थिर है। पृथ्वी उसकी तरफ चारों चक्कर लगा रही है जिससे हमें सूरज जो है वो पूर्व दिशा से उगता हुआ नजर आता है। तो मुझे एक बात बताओ, जो स्टार्टिंग में आपको बात बोली गई थी वो क्या गलत थी क्या? वो गलत नहीं थी, वो अधूरी थी। वो उस वक्त इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर आपको उस वक्त बता देते तो आप पजल हो जाते। सेम वही बात, धीरे धीरे मैं चीजें बता रहा हूँ। अभी मैंने आप लोगों को डूअर का कॉन्सेप्ट बता दिया, जो सेंट्रल आइडिया मेन आइडिया इसका कॉन्सेप्ट बता दिया, अभी तो और भी आएंगे।
सब्जेक्ट को हम अलग अलग ढंग से भी पहचानेंगे, बहुत तरीके से समझेंगे, लेकिन ऐसा मत मान के बैठ जाना कि जो मैंने बोल दी वही पत्थर की लकीर है। धीरे धीरे टाइम टू टाइम जो है वो चीज़ों में फेरबदल होता चलेगा, धीरे धीरे डोज दी जाती है, एकदम से ही हाई डोज नहीं दे दूंगा मैं आपको। जितना कॉन्सेप्ट समझाया है उसको समझना है आपको, पढ़िए इसको अच्छे से। अब प्रोनाउन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको और कर लेते हैं जल्दी से। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इट स्टैंड्स फॉर ए नाउन, जो नाउन की जगह पे आए उसको प्रोनाउन कहते हैं। काम क्या करता है भैया? वही करता है जो नाउन करता है, सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। सर आपने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं कराया। मैंने कहा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वही बात है धरती घूमने वाली, ये तो तब समझ में आएगा ना जब मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करा दूंगा। इसको एक बार पेंडिंग में रख लो, ये चीज़ भी होगी लेकिन आने वाले टाइम में, अभी नहीं होगी ये। क्लियर? अच्छा यहाँ पर देखो जरा, ये सेंटेंस करते हैं हम, अजय बॉट ए बैग फॉर शालिनी। तो यहाँ पर अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो बॉट हो जाएगी यहाँ पर वर्ब। क्लियर? क्योंकि 3 फॉर्म में बाय, बॉट, बोट। खरीदने का काम किया किसने? अजय ने। तो अजय यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, डूअर है यहाँ पे, नाउन है, प्रॉपर है। बोट वट क्या खरीदा? बैग खरीदा, तो बैग यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रिसीवर हुआ ना इस एक्शन का, नाउन है, कॉमन है, बैग को तो बैग ही बोलेंगे। फोर क्या है? प्रीपोजिशन है, और शालिनी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। भाई जो प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन को क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर हो गया? अब प्रीपोजिशन क्या काम करती है? सेंटेंस में बस इंफॉर्मेशन ऐड करने का काम आती है। अब आओ जरा प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन की जगह पे आने वाले को, नाउन की जगह पे यानी उसकी रिपीटिशन रोकने के काम आता है। तो नाउन की रिपीटिशन कैसे रोकेंगे? यहां पर देखिए, आप एक रूम में गए, ये रूम है, ठीक है, यहां पर एक बेंच है, यहां पर आपका दोस्त पढ़ रहा है, यहां पर बेड है, यहां पर वो बैग रखा है, यहां पर एक और दोस्त बैठा है, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये अजय बैठा है यहां पर, ये जो है विकास है, ठीक है। आपने एंट्री की यहाँ से, आपने एंट्री की और आपकी नज़र पड़ी इसके ऊपर, इस बैग के ऊपर, और ये जो था वो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन के अंदर था। आपको दिख गया यार ये बैग तो लड़कियों वाला है, तो आपने विकास से पूछा अरे ये कौन लेकर आया? आपने एक तरीके से उस बैग को ना लेकर, आपको पता चल गया ना उसको वो एक वहां पर पॉलिथीन के अंदर बैग है, तो आपने इशारा करके पूछ लिया ना अरे ये कौन लेके आया? तो ये बंदा, मुझे बताओ, आप इन दोनों को जानते हो, दोनों आपके दोस्त हैं, तो ये इसका क्या नाम लेगा? उस वक्त तो ये बोलेगा ना अरे वो लेकर आया है इसे, तो उसके लिए, ये उसके लिए भी आप जानते हो कौन है। समझो जरा, उसने बोला ही बोट, वही सेम टू सेम, देखिए ये वर्ब है, ये बैग की जगह इट लगा दिया, ही बोट इट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, फोर प्रीपोजिशन है, ठीक है, और हर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। शालिनी के लिए हर लगा दिया, बस यही वही चीज़ थी भैया। अजय के लिए ही लगा दिया क्योंकि वो जानता था। अब सपोज अजय ना होता तो यहाँ पर वो अजय बोलता अजय बोट इट फॉर हर। अब सोचो कि अगर आप वो शालिनी के बारे में नहीं जानते तो बोलता ही बोट इट फॉर शालिनी, आपको बता देता। अब सोचो अगर ये पॉलिथीन ट्रांसपेरेंट ना होकर ब्लैक पॉलिथीन होता तो वो बताते ही बोट अ बैग फॉर शालिनी, फॉर हर, जो भी है। यानी आपको अगर चीज़ के बारे में पहले से पता है उसकी रिपीटेशन रोकी जाती है यहाँ पर, सीधी सीधी सी बात ये है। तो प्रोनाउन का ये काम होता है, काम ये चीज़ें आपको बता दी मैंने। क्लियर हुआ? तो ये था आपके सामने प्रोनाउन। हमने क्या जान लिया? नाउन जान लिया, नाउन की डेफिनेशन, नाउन के टाइप, नाउन के टाइप के बाद हमने सेंटेंस देखा है, सेंटेंस में हमने वर्ब के बारे में भी जाना है, हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत बेसिक से चीज़ों को मैंने कराया है, फिर भी ना आए तो दोबारा से वीडियो देखिए और अपने डाउट जो है वो लिख कर सेंड कर सकते हैं हमें। तो बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ भी हमको मिलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था, और प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स साथ ही साथ बनाते रहिए, क्योंकि आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका इंग्लिश ग्रामर के कोर्स में, और आज हम अपनी इस वीडियो में बेसिक लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एडजेक्टिव को करेंगे। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को नाउन के बारे में बताया था, नाउन के बारे में बताया था कि नाउन की इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, फिर इसके टाइप बताए थे, फिर इसकी वर्किंग बताई थी, ये सारी चीजें हमने की थी। ऐसी एडजेक्टिव का करेंगे, तो एडजेक्टिव की पहले डेफिनेशन हो जाएगी, फिर इसके टाइप हो जाएंगे, फिर इसकी
वर्किंग हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पे वर्किंग में हम सेंटेंस को देख लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है इंग्लिश में, हिंदी में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब हो जाता है विशेषण। अच्छा, विशेषण, व्याकरण में आपने विशेषण सुना होगा ना, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जब हिंदी में पता है तो इंग्लिश में भी वही होता है। यानी एडजेक्टिव उसको कहेंगे जो क्वालिफाई कर दे नाउन या प्रोनाउन को। ये क्वालिफाई का मतलब ही विशेषता बताना है। ओके, अब विशेषता का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप उसकी क्वालिटी, मतलब कि उसकी अच्छाई गुनाई, यहां पर अच्छाई बुराई सब आ जाती है। ओके, तो उसकी विशेषता ये है कि भैया वो झूठ बोलता है तो हम किसी की नेगेटिविटी भी तो कह देते हैं ना ऐसे। तो यहां पर क्वालिफाई यानी विशेषता का मतलब कभी ये मत समझना हमेशा पॉजिटिव ही विशेषता बताएंगे, नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव सारी विशेषताएं हो सकती हैं। तो इट क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। कैसे सर, समझाओ थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। ओके, आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लिखा है, मोहन बॉट अ बिग हाउस। इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो हिंदी समझो इसकी। मोहन ने घर खरीदा था, मोहन ने एक घर खरीदा था, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत ये आ गई कि घर से पहले कोई शब्द लिखा हुआ है। तो मोहन ने क्या खरीदा था? मोहन ने एक बड़ा घर खरीदा था। तो इसकी प्रॉपर हिंदी ये हो जाती है। अब यहां पर इस सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक यानी कि इस सेंटेंस को हम तोड़ लेते हैं। और ये वाली जो चीज मैंने आपको सिखाई भी हुई है। हम शुरुआत कैसे करेंगे कि भी किसी भी सेंटेंस को ब्रेक करने की? शुरुआत करेंगे हम वर्ब से। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है क्रिया। क्रिया, वर्ब होती है क्रिया, जो काम क्या करती है? जो काम करती है एक्शन बताती है। एक्शन बोले तो काम बताती है कि क्या काम हो रहा है। ओके, तो मुझे बताओ इस मोहन बोट अ बिग हाउस सेंटेंस में वर्ब क्या है? सर वर्ब है बोट। कैसे पहचाना? क्योंकि यहां पर एक हो रहा है काम। और एक चीज याद रखना, वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं। वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, V1 V2 V3। हाँ, वो वर्ब की बेस फॉर्म प्लस में आईएनजी वो अलग रह जाती है, लेकिन मैं वर्ब की तीन फॉर्म मान के कंसिडर कर रहा हूँ। उस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी उसको अलग बोल देंगे। तो जिसकी तीन फॉर्म होती है उसको हम कहेंगे वर्ब, और जो एक्शन को बताएं उसको कहेंगे हम वर्ब। अच्छा, तीन फॉर्म कैसी है भाई सर इसकी? बाय, बोट, बोट यहां लिख देता हूं, बाय, बोट, बॉट। ये जो तो होगी हमारी सेम हो जाती हैं। तो ये हो जाती है V1, ये हो जाती है V2, ये हो जाती है V3। ओके, तो यहां पर ये सामने हमारे वर्ब लिखी हुई है V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा सर थर्ड फॉर्म क्यों नहीं? दोनों तो सेम है, सेकंड और थर्ड। थोड़ा सा सब्र कर लो, ये चीजें अभी नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे जब मुझे लगेगा ना कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आने लगी हैं तो वहां पर डिस्कस करेंगे। एकदम से ऐसा मत समझो 30 मार खाए बन गए हैं, अभी बहुत सारी चीजें बतानी बाकी हैं। तो ये हो जाती है वर्ब। बस एक बार वर्ब पहचान लो, V2 V3, ये मेरी टेंशन है, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। तो वर्ब हो गया आपके सामने बोट। चलिए भाई, अभी आप इसको ये मत मानो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ये भूल जाओ एक बार। ये वर्ब है, आपको पहचान में आ गई। ओके, एक्शन हो रहा है खरीदने का, ये कर कौन रहा है? मोहन कर रहा है। तो मोहन क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। सर सब्जेक्ट किसको कहते हैं? ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। जो डूअर होता है, जो एक्शन को करता है, यानी एक्शन को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है, एक्शन को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। और जो एक्शन जिसके ऊपर हो जाए, अरे भाई जो एक्शन जिसके ऊपर हो जाए उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर, एक्शन का रिसीवर। तो ये हो जाता है रिसीवर। भाई इस सब्जेक्ट ने ये एक्शन किया और ये एक्शन हुआ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये कहलाएगा रिसीवर, यानी ऑब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, मोहन ने खरीद लिया, मोहन ने खरीद लिया, भाई क्या खरीद लिया? मोहन ने घर खरीद लिया। तो मोहन ने किया ये काम, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। ये काम हुआ किसके ऊपर? घर के ऊपर, तो घर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? ए आर्टिकल है। अब मोहन, अब मैं पूछूं मोहन को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहेंगे? मोहन को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। नाउन, नाउन में भी कौन सा टाइप है? प्रॉपर नाउन। सेम ऐसे ही हाउस, हाउस को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। और नाउन में भी कौन सा टाइप? कॉमन नाउन। क्लियर?
मैंने आपको वर्किंग बता रखी है ना, नाउन की क्या वर्किंग होती है। भाई नाउन जो है सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। ओके, और इसके अंदर मैंने आप लोगों को इस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को छोड़कर बाकी बाकी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को करवा दी थी। मतलब सब्जेक्ट आप लोगों को समझा दिया था, ऑब्जेक्ट आप लोगों को समझा दिया था, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आप लोगों को समझा दिया था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने आप लोगों को समझा दिया था। पूरी इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम किसको कौन कर सकता है? नाउन। अगर नाउन कर सकता है तो नाउन का एक भाई भी है, कौन है? प्रोनाउन, वो भी कर सकता है। ओके, आई होप सो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पर फिर से आते हैं, देखो ये चीजें होगी हमारे सामने, मोहन बोट अ बिग हाउस, मोहन बोट अ बिग हाउस, ये चीजें होगी। एक वर्ड यहां रह गया, बिग, बिग रह गया। अब ये जो वर्ड है वो क्या काम कर रहा है? इस वर्ड के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा? इस हाउस के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा? अब ये हाउस क्या है? हाउस एक नाउन है। तो यहां पर डेफिनेशन पे आ जाओ, इट क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बताए उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जरा एक बार देखो जरा फिर से इसको, भाई ये बिग जो है वो कर क्या रहा है? बिग जो है वो नाउन को ही तो क्वालिफाई कर रहा है। भाई नाउन कौन? हाउस को। तो यहां पर बिग क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव हो जाएगा। और उसके साथ में जो ए लिखा हुआ है वो क्या है आपके सामने? आर्टिकल है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल मैं नहीं लिखता हूं, ये 3 आर्टिकल है, वो ध्यान रख लेना। तो एडजेक्टिव हो जाएगा आपके सामने बिग। अभी टाइप भी करेंगे। आई होप सो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर? एक बार सारा मैं रफ कर रहा हूँ, सारा मैं रफ कर रहा हूँ, और ये फिर से एक बार सुंदर सुंदर ये आपके सामने लिखा हुआ यहाँ पर आएगा, उसको नोट कर लेना। ठीक है? तो मोहन यहाँ पर आपके सामने बता दिया, सब्जेक्ट है, नाउन है, बोट वर्ब है, बिग एडजेक्टिव है, हाउस ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट है, नाउन है, कॉमन है। क्लियर हुआ है आपके सामने चीजें? अब चलिए, अब बात कर लेते हैं एडजेक्टिव के टाइप की। अच्छा, एडजेक्टिव के टाइप पे आए, एक बार जरा नाम पढ़िए जरा, और इनके मीनिंग निकालिए। पहला नाम है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? गुण, गुण बताने वाला, गुणवत्ता बताने वाला। ठीक है? क्वालिटेटिव, आप जाते हो दुकान में कुछ लेना होता है तो आपको कहते हैं यार क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही हमको, तो वो हम कहते हैं ना, तो भैया इसकी इसकी अच्छा कपड़ा नहीं है, तो उसकी क्वालिटी बात करते हैं, तो क्वालिटी। तो एडजेक्टिव क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगा। ओके, अच्छा आगे शब्द जो लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है संख्या, मात्रा। भाई कितनी क्वांटिटी में आपको सामान चाहिए, पूछता है नहीं पूछता दुकानदार? तो क्वांटिटी। फिर आते पोसेशन, पोसेसिव। पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार जताने वाला, यानी कोई किसी के ऊपर अधिकार जता रहा है तो वो पोसेशन कर रहा है। जैसे कि मैं कहूँ मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी, तो मेरा पोसेशन, मेरा अधिकार है उस गाड़ी के ऊपर, तो पोसेशन मतलब अधिकार, अधिकार जताना। ठीक है? डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इंगित यानी इशारा करना। ओके, इशारा करना। न्यूमरल, न्यूमरल यानी जो बना है नंबर से, तो यानी ये हो जाएगा न्यूमरल। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है प्रॉपर। प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बने हुए होते हैं। क्लियर? जो प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं। एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजों को आपको समझाऊंगा। तो चलिए एक बार एग्जाम्पल इनके देख लेते हैं। देखिए क्वालिटेटिव पे आते हैं। क्वालिटेटिव में लिखा हुआ है नाइस, बिग, न्यू, सर्कुलर, रेड, वुडन, एटसेट्रा। तो ये आ जाते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में। अच्छा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में जैसे नाइस की मैं बात कर, नाइस की बात करूं, ये आप अपना ओपिनियन दे रहे हो ना इसके अंदर। बिग, बिग की बात करूं तो आप इसमें साइज बता रहे हो, भाई आप इसमें साइज बता रहे हो। न्यू की बात करूं तो आप इसमें एज बता रहे हो। सर्कुलर की बात करूं तो आप इसमें शेप बता रहे हो। रेड की बात करूं तो आप इसमें कलर बता रहे हो। वुडन की बात करूं तो आप मटेरियल बता रहे हो। तो क्वालिटेटिव में क्या आ जाता है? आप अपना ओपिनियन देते हो, आप साइज बताते हो, आप एज बताते हो, आप शेप बताते हो, आप कलर बताते हो, आप मटेरियल बताते हो। तो वो किस में आ जाता है? वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में आ जाता है। क्लियर हुआ? तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हमारे सामने ये हो जाते हैं। अच्छा, फिर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बात करते हैं, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आ जाता है सम, सम, मैनी, लिटिल, फ्यू, मच। अब यहां पर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक चीज कराई थी, नाउन की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक चीज कराई थी, ये कराई थी काउंटेबल, काउंटेबल, और एक चीज कराई थी अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? गिने जा सकने वाले। भाई मैं अगर आपके सामने चेयर रख दूं,
2 चेयर रख दूं तो आप गिन सकते हो? अरे सर गिन सकते हैं, क्या बात कर रहे हो, हम क्या बच्चे हैं क्या, हमको नहीं गिनना आएगा? गिन सकते हैं। तो चेयर को हम गिन सकते हैं, तो हमने चेयर को उस वक्त क्या रखा था, एक काउंटेबल नाउन के अंदर। भाई काउंटेबल नाउन कौन होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं पूछूं अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन आप किसको कहोगे? अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होंगे जिनको आप गिन नहीं सकते होंगे। भाई अनकाउंटेबल नाउन में कौन से नाउन आ जाएंगे जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि पानी। अब मैं आपके सामने पानी रख दूं और मैं कहूं भाई गिन के बताओ, भाई मैं आपके सामने पानी रख दूं, आप कहूंगे गिन के बताओ, तो आप गिन दोगे? नहीं, नहीं गिन सकते। तो ऐसे ही जब नाउन कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं, तो उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए भी जो एडजेक्टिव लगाई जाती है वो भी काउंटेबल अनकाउंटेबल देख के लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर मच की बात करता हूँ, मैं मच की बात करता हूँ, मच, हाँ, अगर मैं मच की बात करता हूँ तो बताओ जरा, मच वाटर होगा, सोचो, मच वाटर होगा या मच बुक्स होगा? सोच कर देखो, अगर मैं मच की बात करता हूं तो मच वाटर होगा या फिर मच बुक्स होगा? भाई मच किस में कंसिडर करोगे, काउंटेबल में या अनकाउंटेबल में? तो भैया मच जो जाता है आपका वो अनकाउंटेबल में जाता है, तो मच वाटर होगा, मच बुक्स मत बोल देना। यानी इसका मतलब ये समझे, जो मच जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा, बुक्स के पहले मच नहीं आएगा। ओके, इस चीज को समझे। फिर यहां पे लिखा हुआ है फ्यू, फ्यू और लिटिल दोनों को ले लेते हैं। फ्यू बुक्स होगा या फ्यू वाटर होगा? सोच कर देखो, फ्यू बुक्स होगा या फ्यू वाटर होगा? फ्यू बुक्स होगा। भैया ये जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है, यानी फ्यू बुक्स होगा। ओके, सेम लिटिल बुक्स होगा या लिटिल वाटर होगा? भैया लिटिल वाटर होता है, लिटिल बुक्स नहीं होता, ध्यान रखना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। मैनी, मैनी बुक्स होगा या मैनी वाटर होगा? सर मैनी बुक्स हो गए, तो ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है। सम, सम जो है वो दोनों के लिए आ जाता है, भाई काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल के लिए भी। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिए लिख भी दी हैं, तो आई होप सो आप चीजों आप लोग इनको समझ जाओगे। अब आते हैं पोसेसिव, अब आते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव की तरफ। पोसेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर, यूअर, हीज, हर, इट्स, देयर ये आ जाता है। जैसे मैं कहता हूं माय बुक, माय बुक, भाई इस बुक के, इस बुक को छोड़, इस ये बुक हो गए हमारे सामने। अब मैं ये कह रहा हूं इस बुक को क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा, ये वर्ड क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा? ऑब्वियसली विशेषता बताई नहीं विशेषता बताई कि भाई बुक किसकी, मेरी बुक। तो जब यहां पर विशेषता बता दी गई तो इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। और अब यहां पर टाइप भी पूछ ले कि कौन सा एडजेक्टिव, भाई कौन सा एडजेक्टिव, अधिकार जता रहे हैं ना, अधिकार जताने वाले को पोसेसिव कहते हैं, तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे यूअर बुक होगी, यूअर कार होगी, हिज बुक होगी, हिज कार होगी, तो ऐसे ये सारे हमारे आ जाते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव के अंदर। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करना, इंगित करना। ओके, इशारा करना। जैसे दिस, दिस कार, जैसे इशारा करके कहा दिस कार, भाई मैं खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरा दोस्त मेरे पास आता है, अरे ये कार किसकी है? मैं कहता हूं दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, ये कार जो है वो मेरी है। दैट कार, अगर ये, अब समझो इसमें फर्क समझा देता हूं, दिस, दैट, दिस, दोस, ये सारा इशारा करने के लिए आते हैं। फर्क क्या है, दिस जो है वो नजदीक के लिए हो, नजदीक के लिए हो और एक हो, नजदीक के लिए हो और एक हो, जैसे दिस कार। अब यहां पर दो कार, दो गाड़ी खड़ी हैं, तो मेरे पूछे अरे दो गाड़ियां किसकी हैं, तो मैं कहूंगा दीज कार्स, तो मैं कहूंगा दीज कार्स। तो ये जो ज्यादा गाड़ियां हो जाती हैं तो ये नजदीक हो, और ज्यादा गाड़ियां हो तो ये दीज आएगा, ये भी नजदीक के लिए, लेकिन ध्यान रखना नजदीक के लिए, लेकिन ज्यादा के लिए, प्लूरल के लिए। अच्छा, दूर के लिए क्या आएगा सर? दूर के लिए दैट आएगा अगर एक हो, दूर के लिए दैट आएगा अगर एक हो। अगर दूर बहुत सारे हैं तो दोज आएगा, दूर बहुत सारे हैं तो मतलब दोज आएगा। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाता है हमारे सामने। अब आगे चलते हैं, तो हमारे सामने आते हैं न्यूमरल। न्यूमरल में नंबर, जैसे मैंने कहा 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब 1 2 3 को आप ऐसे भी लिख दो 1 2 3, फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेकंड में आप सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो। ये सारी चीजें इस न्यूमरल में कंसिडर हो जाएंगी। वैसे देखा जाए तो न्यूमरल जो है, न्यूमरल जो है, न्यूमरल जो है वो क्वांटिटेटिव का ही भाग है, न्यूमरल जो है वो क्वांटिटेटिव का ही भाग है। ओके, अब
देखिए ये सारे एडजेक्टिव के जो टाइप हैं वो इतने ही नहीं है। जब हम एडजेक्टिव को डिटेल में करेंगे तो आपको बहुत सारे एडजेक्टिव वहाँ पर भी पता चलेंगे, उनके टाइप्स भी वहाँ पर बहुत सारे पता चलेंगे। तो अब देखो ज़रा 1, 2, 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सारे किसमें आ जाते हैं? न्यूमरल में। अब न्यूमरल में ही कुछ चीज़ों को बाँट रखा होता है, जैसे 1, 2, 3 इनको कहते हैं कार्डिनल, इनको कहते हैं हम कार्डिनल। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बचाते हैं ऑर्डिनल कहा जाता है, ऑर्डर बताने वाले। इसको ऐसे याद रख लेंगे, ऑर्डर बताने वाले को ऑर्डिनल कहते हैं, बाकी जो बच के कार्डिनल कहलाएंगे। ओके, अब आते हैं प्रॉपर। प्रॉपर नाउन से बना प्रॉपर एडजेक्टिव। तो यहां पर इटली, इटली से बना इटालियन, जर्मनी से बना जर्मन, गांधी से बना गांधीयन। देखो आपने सुना जर्मनी एक देश, हम कहेंगे यार जर्मनी का जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी मस्त है, तो हम कहते हैं ना जर्मन टेक्नोलॉजी। तो जर्मन टेक्नोलॉजी कहेंगे, जर्मन कॉलेज कहेंगे, जर्मन बुक कहेंगे। तो ये जो आप लगा रहे हो ना जर्मनी से बनाकर जर्मन, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन ध्यान रखना ये एडजेक्टिव भी बनता है, और ये जर्मन जो है एक जर्मन लैंग्वेज भी होती है, और जर्मन लैंग्वेज भी होती है। जब लैंग्वेज होती है तो ये एक तरीके से नाउन बन जाती है। तो जर्मन एडजेक्टिव भी हो सकता है और जर्मन नाउन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है अभी थोड़ी देर में सारी चीजें मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा। ओके, तो ये सारी चीजें समझ में आई, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, पोसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, न्यूमरल, प्रॉपर। अब इनके ऊपर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, और उस एक्सरसाइज के लिए आपके सामने 4 सेंटेंसेस मैंने रखे हैं। इन चारों सेंटेंसेस को हम ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। आप कहीं ना कहीं एडजेक्टिव को पहचानना सीख जाओगे। तो चलिए करते हैं। पहला सेंटेंस है, इंडियन टीम स्कोर्ड 382 रन्स इन द लास्ट मैच। इसका क्या मतलब हुआ? भारतीय टीम ने स्कोर किए थे 382 रन अपने आखिरी मैच में। क्लियर हुआ? अब यहां पर इस सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं। फिर से वही बात, ब्रेक करेंगे कैसे? ब्रेक करेंगे कैसे भाई? वर्ब से। वर्ब से, वर्ब पहचान लेंगे इसमें सेंटेंस में। तो वर्ब क्या है? इंडियन टीम, या स्कोर्ड, या 382, या रन्स, या इन, या दा, या लास्ट, या मैच। नहीं सर, वर्ब जो है वो यहां पर स्कोर्ड है। स्कोर्ड है यहां पर वर्ब। अच्छा, ये स्कोर करा किया किसने? स्कोर किया किसने? इस टीम ने किया। इस टीम ने किया, तो ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। ये सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये स्कोर करने का काम किया किसने? इस टीम ने किया। और ये स्कोर क्या कर दिया? ये 382 कर दिया या रन्स कर दिए? अरे रन्स कर दिए। तो रन्स क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो रन्स क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, अब यहां पर इन क्या है? प्रीपोजिशन है। और मैंने आप लोगों को बताया था प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। और आप प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? प्रीपोजिशन के राइट साइड में आपको चलना होगा। राइट साइड में आप चले, और जो भी आपको सबसे पहले नाउन दिख जाए वो बोलो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आपके सामने मैच जो है वो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो मैच जो है वो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक बार इसको रफ कर देते हैं। अच्छा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मैच, पीओ का मतलब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब यहां पर द है आर्टिकल। अब कुछ जो वर्ड बच गए हैं उसके ऊपर मैं अंडरलाइन कर देता हूं। एक ये 382 बच गया है, एक ये लास्ट बच गया है, और ये एक इंडियन बच गया है। तो ये 3 वर्ड बच गए, और ये तीनों वर्ड ही एडजेक्टिव हैं। कैसे हैं जरा देखो जरा। ये लास्ट इस मैच को क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा? ये लास्ट इस मैच को क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा? और मैच क्या है? एक नाउन है। मैच क्या है? एक नाउन है, कॉमन नाउन है, कॉमन है। अब इस मैच को क्वालिफाई कर रहा है, तो यानी इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में भी सर टाइप पूछे तो ये टाइप में आ जाता है ऑर्डिनल। ऑर्डर बता रहे हैं ना, न्यूमरल, न्यूमरल में भी ऑर्डर, ऑर्डिनल। तो न्यूमरल लिख दो एन, न्यूमरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी न्यूमरल में भी आपसे कोई पूछ ले तो ऑर्डिनल आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया। अच्छा, ये रन, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ऑब्जेक्ट बना हुआ तो ऑब्वियसली ये नाउन है। तो ये नाउन है, तो ये वर्ड अगर इसके बारे में बता रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? ये संख्या। संख्या मैंने कहा ना 1 2 3 बोल लो, कुछ भी बोलो, वो किस में चले जाएंगे? एडजेक्टिव में। तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में भी कौन सा? न्यूमरल। न्यूमरल में भी कौन सा? कार्डिनल। क्लियर यहाँ पे? अब आगे चलते हैं। अब ये जो बच गया इंडियन, ये टीम के बारे में बता रहे हैं, ये नाउन है, कलेक्टिव है, आपको बताया था मैंने, नाउन है, कलेक्टिव है। तो ये टीम के बारे में बता रहा है, तो टीम के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है? इंडिया से बना हुआ, इंडिया से बना हुआ इंडियन, तो ये बनेगा आपके सामने प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट सेंटेंस हमने
कवर कर लिया है। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पे। सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है ही सोल्व्ड ऑल दोज डिफिकल्ट क्वेश्चन इन 20 मिनट्स, कि उसने सारे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिए 20 मिनट के अंदर। तो यहां पर इस सेंटेंस को ब्रेक करने की बात करेंगे तो सोल्ड क्या हो जाएगा आपके सामने, वर्ब। सोल्ड क्या हो जाएगा, वर्ब। अरे किसने कर लिए, ही ने कर लिए, तो ही जो है इस सोल्ड को करने वाला हो गया। तो यहां पर ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट, प्रोनाउन है ये, ठीक है, प्रोनाउन है। ओके, सोल्ड व्हाट, ये क्या सोल्व कर लिया, सोल्व कर लिए क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे। नाउन है, कॉमन है, क्वेश्चन, क्वेश्चंस। अब यहां पर इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट चाहिए। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहां पर ये रहे मिनट्स। अब कईयों को प्रीपोजिशन नहीं पता है तो प्रीपोजिशन मैं बता देता हूं कि प्रीपोजिशन क्या काम करता है, जस्ट इंफॉर्मेशन ऐड करता है। अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं पता है तो देखो इन, ऑफ, अबाउट, ये कुछ कॉमन प्रीपोजिशन है, मैं लिख रहा हूँ, वो आप लोगों को नोट डाउन करनी है, क्योंकि एग्जाम में मतलब कि जब भी मैं आगे कराऊंगा तो ये आपके सामने आती रहेंगी, तो इतना आपको पता होना ही चाहिए। ओके, बिटवीन, टू, ऑन, अच्छा बिटवीन टू ओ, फोर, फ्रॉम, ओके, इन हो गया, एट, इनटू, इनटू, ठीक है, अगेंस्ट, अगेंस्ट, अमंग, ये जो कुछ प्रीपोजिशन है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, अब जी जब भी ये सेंटेंस में आएंगी तो फटदनी से मार्क कर देना है ये प्रीपोजिशन है। तो इन प्रीपोजिशन है, मिनट्स इसके बाद आने वाला प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, 20 इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव में भी कौन सा, न्यूमरल, न्यूमरल में भी कौन सा आएगा, कार्डिनल। क्लियर, अच्छा ये रह गए ऑल दोज डिफिकल्ट, ये ऑल दोज डिफिकल्ट। अब बात कर लेते हैं इनकी भी, एक बार इससे ले लेते हैं। हाँ, अच्छा इस डिफिकल्ट के बारे में, इस डिफिकल्ट के बारे में बात करूं तो एक चीज बताओ, ये डिफिकल्ट क्या काम कर रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा नहीं बता रहा, अरे भाई कैसे क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट थे, तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने, ये क्या हो जाएगा आपके सामने, एडजेक्टिव, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा, भाई क्वालिटी बता रहे हो ना, तो ये हो जाएगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अच्छा भाई यहां पर अब बात करूं दोज की, दोज क्वेश्चंस, ये किसके बारे में बता रहा है, इस क्वेश्चंस के बारे में बता रहा है। भाई कौन से क्वेश्चन, दोज क्वेश्चन, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, सर ये एडजेक्टिव है, क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने वाला, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर, अच्छा ये ऑल आया हुआ है, ये ऑल क्या कर रहा है, ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन, ये जो ऑल है वो भी क्वालिफाई कर रहा है, ये ऑल जो है वो भी क्वालिफाई कर रहा है। तो ऑल किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस क्वेश्चंस को। तो ये ऑल हो जाएगा आपके सामने एडजेक्टिव। ऑल कौन सा एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी बताने वाला। क्लियर, क्वांटिटी बताने वाला क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में क्या सीखा, इस सेंटेंस में ये सीखा कि एक नाउन के लिए आप 1 2 3 4 जितने मर्जी एडजेक्टिव लगाओ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो आपने देखा ना 1 2 3 तीन तीन लगा दिए मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, तो लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, अजय बोट अ बिग एंड कॉस्टली हाउस, अजय बोट अ बिग एंड कॉस्टली हाउस। तो बाय बोट, बोट ये क्या हो जाएगा आपके सामने, वो अजय क्या हो जाएगा, इस बोट को काम करने वाला, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन है, प्रॉपर है। क्लियर, क्या खरीदा भाई, क्या खरीद लिया, अरे कहाँ गए, क्या खरीद लिया, हाउस खरीद लिया, तो हाउस क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउन है, कॉमन है। अच्छा ए आर्टिकल है। अब यहां पर आते हैं को बिग और कॉस्टली, देखो ये कैसा घर था भाई, कॉस्टली था, कैसा घर था, कॉस्टली था, तो कॉस्टली हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है, कौन से टाइप का है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी बता रहे हैं ना, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अच्छा भाई कॉस्टली था और कुछ नहीं था, अरे सर बिग भी तो था, बड़ा था, बड़ा घर था, ज्यादा महंगा होगा, तो बिग भी यहां पर हो जाएगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अच्छा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और यहां पर ये एंड क्या कर रहा है सर, ये क्या होता है, ये होती है कंजंक्शन, ये एंड जो है यहां पर ये है कंजंक्शन, तो ये है कंजंक्शन। सर कंजंक्शन क्या काम करती है, देखो भाई कंजंक्शन जो है वो दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो एडजेक्टिव को, दो एडवर्ब को, दो सेंटेंस को, दो वर्ब को,
जोड़ने के काम आती है, ठीक है, दोनों को जोड़ने के काम आती है, ठीक है। दो नाउन को आपस में जोड़ दिया, दो प्रोनाउन को आपस में जोड़ दिया, या एक नाउन या एक प्रोनाउन को आपस में जोड़ दिया, दोनों दो एडजेक्टिव को आपस में जोड़ दिया, दो एडवर्ब को आपस में जोड़ दिया, दो वर्ब को आपस में जोड़ दिया। लेकिन कभी भी ये जो कंजंक्शन है वो ऐसा नहीं करेगी एक वर्ब और एक प्रोनाउन को जोड़ देगी, नहीं, ये होंगे दोनों ही साइड, दोनों ही सेम होने चाहिए इससे, ठीक है। लेकिन नाउन और प्रोनाउन तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ सकती है एक साथ। लेकिन वर्ब ऐसा नहीं है कि आपने वर्ब लगा दिया फिर उसके बाद एडजेक्टिव लगा दिया, बीच में एंड कंजंक्शन लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर, इस कंजंक्शन को भी करेंगे। तो कंजंक्शन, कन का मतलब होता है जोड़ना, कन का मतलब होता है जोड़ना, तो ये हो जाती है कंजंक्शन। अब आगे चलते हैं। तो कंजंक्शन ने क्या किया, जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया, बिग और कॉस्टली को जोड़ दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं, एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, वो ये कि सर ऊपर तीन तीन एडजेक्टिव आई, तीन तीन, ये रही ऑल, दोज, डिफिकल्ट, ये तीन तीन एडजेक्टिव आई, नीचे से सर दो ही आई, एक और दो, तब भी आपने कंजंक्शन लगा दी इन दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए, ऊपर क्यों नहीं लगाई, ऊपर क्यों नहीं लगाई भाई, क्वेश्चन तो बड़ा क्वेश्चन बढ़िया है भाई। अब यहाँ पर सवाल जो है, इस सवाल का जवाब आपको मिला भी हुआ है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा वो को जो एडजेक्टिव के बीच में कंजंक्शन नीचे क्यों लगाई और ऊपर वाले सेंटेंस में क्यों नहीं लगाई। रीजन ये है कि आप अगर इस थर्ड सेंटेंस में देखें तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये देखिए ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ये भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, दो सेम टाइप के एडजेक्टिव हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, कंजंक्शन लगा देते हैं। दो सेम टाइप के एडजेक्टिव होते हैं तो जनरली हम कंजंक्शन लगा लेते हैं, जनरली लगा देते हैं, सामान्यतः है, लेकिन कोई पत्थर की लकीर नहीं है। लेकिन ऊपर देखिए जरा, क्वालिटेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटेटिव, अलग अलग टाइप की एडजेक्टिव थी, इसलिए कंजंक्शन नहीं है। सेम टाइप के एडजेक्टिव हो तो कंजंक्शन आ सकती है, सेम टाइप के एडजेक्टिव ना हो तो कंजंक्शन नहीं आएगी। ओके, आगे फोर्थ सेंटेंस पे चलते हैं। फोर्थ सेंटेंस है आपके सामने, सचिन स्कोर्ड हिज सेकंड सेंचुरी इन दैट टूर्नामेंट। सचिन ने स्कोर की थी अपनी सेकंड सेंचुरी उस टूर्नामेंट के अंदर। तो यहां पर आते हैं, स्कोर, स्कोर्ड, स्कोर्ड, तो ये हो जाएगी वर्ब, भाई किसने किया, सचिन ने किया ये काम, तो सचिन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, न मतलब कि सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन है, प्रॉपर है। स्कोर क्या कर लिया, स्कोर कर ली भाई सेंचुरी, स्कोर कर ली सेंचुरी, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। टूर्नामेंट क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब वहां आते हैं, हमारे सामने जो जो क्वेश्चन बच गए या जो जो वर्ड बच गए, एक दैट बच गया, एक सेकंड बच गया और एक हिज बच गया। अब देखो जरा कौन सा आएगा। दैट जो है वो इस टूर्नामेंट के ऊपर अधिकार तो जता, मतलब कि इशारा तो कर रहा है, कौन सा टूर्नामेंट, दैट टूर्नामेंट, तो ये है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में भी कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, ये सेकंड सेंचुरी, ये सेंचुरी को क्वालिफाई करने वाला है, सेंचुरी को क्वालिफाई करने वाला, तो यहाँ पर हो गया आपके सामने एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में भी कौन सा, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, ये कहीं ना कहीं ऑर्डर बता रहा है, तो ऑर्डर बताने वाला यानी न्यूमरल एडजेक्टिव इसको। अच्छा, ये हीज क्या कर रहा है भाई, कौन सी, किसकी सेंचुरी, सचिन की सेंचुरी, तो है नहीं उसकी सेंचुरी, ये हीज जो है वो इस सेंचुरी के ऊपर अधिकार जता रहा है, ये सेंचुरी के ऊपर अधिकार जता रहा है, तो ये हो गया पोसेसिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर। तो इस तरीके से हमने सेंटेंसेस के अंदर ये जो भी एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन सब देखिए, धीरे धीरे अब जितने भी सेंटेंस की लेंथ बढ़ती चलेगी वो सारी चीजें आती चलेंगी, और जब ये बेसिक खत्म हो जाएगा तो आपको सेंटेंस के अंदर सारा कुछ पहचानना आ रहा होगा। एक बार सारा मैं रफ कर देता हूँ और एकदम साफ से आपके सामने चीजें रख देता हूँ। पहले सेंटेंस की सारी चीजें आपके सामने, दूसरे सेंटेंस की ये रही, थर्ड की ये रही, फोर्थ की ये रही, तो सारी चीजें आप अच्छे से कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो, चीजों को समझिए आप। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट जो मुझे आप लोगों को समझाना है, वो कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन का, वो कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन का। ये क्यों कर रहा हूं मैं, रीजन ये है, आपको एक कॉन्सेप्ट, अब धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, ये सेकंड क्लास होगी, अब थर्ड क्लास में चलेंगे तो कुछ और चीजें आ रही होंगी। अब यहां पर ये समझाने के पीछे मकसद ये है कि देखिए, ये दिस, ये दैट, ये दीज, ये दोज, ये जो है, ये वाले वर्ड, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, अभी आपको इन सेंटेंसेस में पता चलेगा। ये जो वर्ड हैं वो एडजेक्टिव भी हैं, वो एडजेक्टिव भी हैं, और साथ ही साथ वो प्रोनाउन भी हैं, वो प्रोनाउन भी हैं। अब बच्चा जो है इनमें कंफ्यूज हो जाता है कि सर कब इनको एडजेक्टिव बनाए, कब इनको प्रोनाउन बनाए, तो वो कंफ्यूजन मुझे दूर करनी है। एक सेंटेंस के अंदर देखिए,
एक वर्ड काफी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है। भाई वही वर्ड जो है नाउन बन सकता है, वही वर्ब बन सकता है, वही एडजेक्टिव बन सकता है, या फिर और भी अलग अलग काम कर सकता है। तो एक वर्ड 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो आठों के 8 भी काम कर सकता है। आठों के आठों तो नहीं करता हुआ मिलेगा, लेकिन बहुत सारे काम करता हुआ मिल जाएगा। 2 3 4 5 ऐसे काम करते हुए आपको एक वर्ड मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आपने उस सेंटेंस को पहचानना कैसे, और पहचानना कैसे आज आप समझ जाओगे। यहाँ पर क्लियर हुआ? तो चलिए एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में अंतर को हम जानते हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज माई कार। इन दोनों सेंटेंसेस को करते हैं, दिस इज माई कार और आई वॉन्ट दिस कार। इन दोनों सेंटेंस को करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एडजेक्टिव और नाउन के बीच में, एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो चलो पहले सेंटेंस में जैसे बोल रहा है कि आई वॉन्ट दिस कार, दिस इज माई कार। दिस इज माई कार में अगर मैं आपसे पूछूं इसमें इसके अंदर वर्ब क्या है, तो वर्ब है इज। तो वर्ब है इज। अच्छा सर इज कैसे वर्ब है, इसकी कौन सी 3 फॉर्म होती है? तो याद करो, मैंने आपको बी की फॉर्म कराई थी। तो बी की फॉर्म में आपको पता नहीं पता, इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, खुद बी हो गया, इसकी फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म वोज हो गया, वर हो गया। इसकी थर्ड फॉर्म में बीन हो गया, और एक और चलती है वर्ब की बेस फॉर्म प्लस में आईएनजी, बीइंग हो गया। तो ये सब चीजें हमने पिछली वीडियो में देखी हुई तो थी, कवर भी तो की थी। तो बी की यानी इज जो है वो एक तरीके से वर्ब की 3 फॉर्म के तरीके से होती है यहाँ पर। और मैंने आप लोगों को बताया था ये जो बी की फॉर्म होती है ना, ये 2 काम करती है। एक तो ये मेन वर्ब बनती है और एक ये लिंकिंग वर्ब बनती है। जब ये मेन वर्ब बनती है और लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब तो ये होती है, एक और होती है ये एक तरीके से, अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों ही एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब बनती है। मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब तो एक ही नाम हो जाते हैं यहाँ पर। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, ये बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब भी बनती है और ये मेन वर्ब भी बनती है, और जब ये मेन वर्ब बनती है इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में आते हैं, एक बार सारा रफ कर देते हैं। इस सेंटेंस में आते हैं, इसमें लिखा हुआ है दिस इज माई कार। तो इज यहाँ पर मेन वर्ब बनी हुई है या मेन वर्ब बनी हुई है या हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब तब कहते हैं जब इसके बाद कोई अलग से वर्ब आ रही होती, कोई आ नहीं रही, इसलिए यहाँ पर इसको मेन वर्ब कहेंगे। और जब बी की फॉर्म, जब बी की फॉर्म ये देखिए, जब हेल्पिंग वर्ब भी बनती है और ये मेन वर्ब भी बनती है, और जब ये मेन वर्ब बन जाती है, जब ये मेन वर्ब बनती है तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं क्योंकि बी जब मेन वर्ब का काम करती है तो इसमें किसी की दशा बताई जाती है, किसी के बारे में बताया जाता है, कोई एक्शन नहीं हो रहा होता। अब देखो दिस इज माई कार में कोई एक्शन हो नहीं रहा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट कभी आएगा नहीं। तो कार यहाँ पर क्या बनेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। भाई यहाँ ये माई क्या कर रहा है, ये कार क्या है? नाउन है, नाउन में भी कॉमन है। ये माई क्या कर रहा है? इस कार के ऊपर अधिकार जता रहा नहीं जता रहा, तो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा? पोसेसिव एडजेक्टिव। अब दिस इज माई कार, मैंने आपको बताया था कि जब भी वर्ब आएगी, जब भी वर्ब आएगी उसके लिए उसका सब्जेक्ट 100% आएगा। अगर नहीं बताया तो अब सुन लो। देखो सब्जेक्ट और वर्ब के बिना तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। वर्ब आएगी तो अपने लिए 100% वो सब्जेक्ट मांगेगी। सब्जेक्ट आएगा तो कहेगा कि लाओ मुझे मेरी वर्ब दो। तो इन दोनों के बिना तो काम चलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर देखो बिना ऑब्जेक्ट के काम चल जाता है, लेकिन बिना वर्ब और सब्जेक्ट के काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर दिस इज माई कार में, दिस इज माई कार में तीन वर्ड्स तो हमने ब्रेक कर लिए। अब यहाँ पर देखा जाए, अरे क्या हो रहा है, ये दिस रह गया और यहाँ पर ये इज रह जाता है। ये कहते हैं कि लाओ मेरे लिए मेरा सब्जेक्ट ला के दो, मेरे लिए मेरा सब्जेक्ट ला के दो। अभी अभी जैसे पढ़कर आए हो, दिस जो है वो एक एडजेक्टिव होता है, दिस एक एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पर कहोगे सर एडजेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट का काम कर नहीं सकता। मैंने कहा मान लिया एडजेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम किसके पास है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम किसके पास है? सर आपने कहा था या तो नाउन के पास है या नाउन के भाई प्रोनाउन के पास है, इन दोनों के पास है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये सेंटेंस पढ़ने में गलत है क्या? दिस इज माई कार, ये है मेरी गाड़ी है। नहीं सर पढ़ने में तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पढ़ने में बिल्कुल सही है, यानी कोई गलती तो इसमें है नहीं। तो ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है वो एक तरीके से इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन रहा, इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन रहा। ये कार कौन सी? दिस वाली, दिस माई, दिस इज माई कार। ये कार कौन सी? दिस वाली। तो ये एक तरीके से इस वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट बन रहा है तो ये जो है वो प्रोनाउन कहलाएगा, ये जो है वो प्रोनाउन कहलाएगा। अब एडजेक्टिव क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है ना। एडजेक्टिव क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, और ऊपर से इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट बन गया तो इसको प्रोनाउन कहेंगे, नाउन हम कह नहीं सकते। अगले सेंटेंस देखो, आई वॉन्ट दिस कार।
आई वॉन्ट दिस कार, तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया वर्ब। आई, मैं चाहता हूं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। क्या चाहता हूं मैं, कार चाहता हूं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखो, ये दिस क्या कर रहा है, ये दिस क्या कर रहा है, इस कार को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा नहीं कर रहा, भाई क्या चाहते हो, मैं ये कार चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस कार, आई वॉन्ट दिस कार। तो ये दिस जो है इस कार को क्वालिफाई करने वाला हो गया, तो ये हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये ऊपर वाला, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अच्छा, ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या फर्क है, ऊपर वाले में फर्क ये प्रोनाउन बना हुआ है, ये एडजेक्टिव बना हुआ है, ये एडजेक्टिव बना हुआ है, ये फर्क है। कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल सिंपल है ना। एक तो एक तरीके से ऐसे समझो, इन दिस दैट दिस दोस के बाद अगर कोई नाउन आए तो इनको बोल दो भैया एडजेक्टिव, अगर ना आए तो इनको बोल दो नाउन प्रोनाउन, वो प्रोनाउन बोल दो। लेकिन मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आए। बोला तो बोला, क्यों बोला, रीजन क्या है, कोई कोई तो होगा ना कारण, जिसके कारण हमने इनको वो बोलना पड़ गया, इनको एडजेक्टिव बोलना पड़ गया, या फिर इनको प्रोनाउन बोलना पड़ गया। वो रीजन ये है, वो रीजन ये है जो मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा आगे देखो, ये सेंटेंस है, दीज आर रोहन्स फ्रेंड, दीज आर रोहन्स फ्रेंड, इन दोनों को करेंगे हम, दीज आर रोहन्स फ्रेंड और मोहन हैज सेंट दिस गिफ्ट, इन दोनों को करते हैं। पहले सेंटेंस में आते हैं, दीज आर जो है यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, फिर से बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म है, इसके बाद कोई अलग से फॉर्म नहीं आ रही, वो वर्ब नहीं आ रही, तो इसलिए मेन वर्ब बन जाएगी। अब इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया फ्रेंड्स। रोहन, रोहन क्या कर रहा है, इसके ऊपर अधिकार जता रहा है नहीं जता रहा, अरे रोहन क्या कर रहा है, इस फ्रेंड्स के ऊपर अधिकार जता रहा है नहीं जता रहा, बेशक जता रहा है सर। अगर एक यहाँ पर अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ये रोहन जो है वो इस फ्रेंड के ऊपर अधिकार जता रहा है, तो रोहन को क्या हम एडजेक्टिव बोल देंगे क्या, क्योंकि अभी आपने सिखाया पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, तो क्या रोहन को हम पोसेसिव एडजेक्टिव बोल दें क्या, मैंने कहा नहीं। काम ये जो है रोहन, रोहन जो है वो नाउन है, रोहन जो वो एक नाउन है, रोहन एक नाउन है, लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव वाले, काम कर रहा है एडजेक्टिव वाले, काम कर रहा है एडजेक्टिव वाले, यानी नाउन एक पोसेशन, पोसेसिव केस ऑफ नाउन भी होता है, नाउन के द्वारा किसी के ऊपर अधिकार जताना, तो ये वाला है। काम एडजेक्टिव के तरीके से कर सकता है, लेकिन इसको एडजेक्टिव बोल मत देना, है ये नाउन ही। ओके, तो ये हो जाता है हमारे सामने। अब ये दीज क्या कर रहा है सर, अरे भैया इस वर्ब को क्या अपना सब्जेक्ट मिला, नहीं नहीं मिला, तो नहीं मिला तो दीज क्या है यहाँ पे, ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसको कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना, तो ये है प्रोनाउन, तो ये है प्रोनाउन। क्लियर। अच्छा अगला देखो, मोहन हैज सेंट दीज गिफ्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब है, सेंट मेन वर्ब है। ओके, मोहन ने, ये सेंड किया किसने, मोहन ने, तो मोहन सब्जेक्ट है। क्या सेंड कर दिया, अरे गिफ्ट कर दिया, तो गिफ्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। गिफ्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। कौन से गिफ्ट, दीज गिफ्ट्स, कौन से गिफ्ट, दीज गिफ्ट्स। ये जो दीज ने इस गिफ्ट्स को क्वालिफाई किया नहीं किया, बेशक किया। अगर इस दीज ने इस गिफ्ट्स को क्वालिफाई किया तो ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हुआ। अच्छा अगले सेंटेंस में चलते हैं, इन दोनों को करेंगे अब एक साथ। ऑल ऑफ देम जॉइन आवर कंपनी, ऑल ऑफ देम जॉइन आवर कंपनी, ऑल द बॉय हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, इन दोनों को करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखेंगे, ऑल ऑफ देम जॉइन आवर कंपनी, तो वर्ब क्या है इसके अंदर, जॉइंड हो जाएगी। तो वर्ब क्या है इसके अंदर, जॉइंड हो जाएगी, तो ये होगी वर्ब। ठीक है, क्या ज्वाइन कर लिया, कंपनी ज्वाइन कर ली, तो कंपनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट, कंपनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। देम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आपको पता नहीं पता, ये देम क्या है, प्रोनाउन है वैसे। और देम ये जो होता है, ऑफ क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है, मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया भी है। अब देखो जरा, ये आवर क्या कर रहा है, ये आवर क्या कर रहा है, इस कंपनी के ऊपर अधिकार जता रहा है नहीं जता रहा, जता रहा है सर, बिल्कुल जता रहा है। तो एडजेक्टिव, वो भी पोसेसिव एडजेक्टिव। अब ये ऑल क्या है, ऑल ये है कि भैया इस वर्ब को क्या अपना सब्जेक्ट मिला, नहीं मिला, तो ये ऑल जो है वो इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो इस ऑल को हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। इस ऑल को हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। ओके, अब अगले सेंटेंस में आते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। अच्छा फिर से, हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड जो है वो मेन वर्ब है। कंप्लीटेड वर्ड टास्क, तो टास्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देयर क्या है, इस टास्क को क्वालिफाई करने वाला, एक तरीके से देयर टास्क, इस टास्क को क्वालिफाई करने वाला पोसेसिव, पोसेसिव एडजेक्टिव है। अधिकार जता रहा नहीं जता रहा, यार उनका टास्क, उनका टास्क। अच्छा ये कंप्लीटेड, इसको वर्ब चाहिए, इसको सब्जेक्ट चाहिए, तो क्या बनेगा, ऑल बनेगा या बॉयज बनेगा। अब ये आते हैं यहाँ पर,
ऑल को बना देते हैं तो बॉयज को क्या बनाओगे? अब यहाँ पर सर ऊपर वाले में ऑल को बनाया था तो यहाँ पर बना दो ना ऑल को। भाई इसलिए नहीं बना सकते, अगर इस ऑल को आपने सब्जेक्ट बना दिया तो इस बॉयज को क्या बनाओगे? सर क्या दो दो सब्जेक्ट नहीं आ सकते? बेशक आ सकते हैं, लेकिन लगाओ ना कंजंक्शन। भाई दो सब्जेक्ट जोड़ने हैं तो कंजंक्शन चाहिए होती है, कंजंक्शन नहीं है यहाँ पर। एक तो ये चीज़। अब यहाँ पर ऑल को बनाओगे तो मीनिंग नहीं निकलेगा यहाँ पर। अब यहाँ एक चीज़ ये हो गई, तो ये बॉय जो है वो इसका सब्जेक्ट बनेगा, इसका सब्जेक्ट बनेगा, और ऑल जो है इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव बन जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो जाता है हमारे सामने। अच्छा यहाँ पर आते हैं अगले सेंटेंस में, ये दोनों को एक साथ ही करने वाले हैं। अरे क्या कर रहा है? ईच बॉय हैज स्कोर्ड गुड मार्क्स। अच्छा यहाँ पर वर्ब क्या है? स्कोर्ड, ये होगी मेन वर्ब। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैज क्या? हेल्पिंग वर्ब। स्कोर्ड व्हाट? मार्क्स। अरे क्या किए? मार्क्स स्कोर किए, तो भैया ये ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे किए? अच्छे बुरे? अच्छे किए, तो ये अच्छा बता रहा है इस मार्क्स के बारे में, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा? क्वालिटेटिव। क्वालिटी बताई ना, क्वालिटी बताई। अच्छा इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए तो क्या बनेगा? बॉय बनेगा। ईच बनेगा या बॉय बनेगा? ईच बनेगा। तो कौन सा बनेगा? भाई बॉय बनेगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। स्कोर को करने वाला ईच क्या कर रहा है सर? ईच इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, ईच इस बॉय को क्वालिफाई करेगा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अभी बहुत सारी चीज़ें समझानी है मुझे, आप इनको इन दोनों सेंटेंस के अंदर एक बार ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर आते हैं, ईच ऑफ द बॉय हैज स्कोर्ड गुड मार्क, वही है सेम टू सेम। तो स्कोर क्या हो जाता है यहाँ पर? अरे क्या कर रहे हो? हेल्प मेन वर्ब, हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा स्कोर्ड व्हाट? मार्क्स, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। गुड इसको क्वालिफाई करने वाला, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, और आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, ये द आर्टिकल हो जाता है। अब क्या इस वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिला, सब्जेक्ट मिला? नहीं, तो ये ईच जो है वो इसका सब्जेक्ट बनेगा, तो ये हो जाता है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन। अब सब समझो यहाँ पर ऑल द बॉयज, मैं ये भी तो कह सकता था ना, ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, कि सभी लड़कों ने अपना टास्क पूरा कर लिया। ईच ऑफ द बॉयज हैड गुड, यहाँ पर ये देखो इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में फर्क बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर लिखा होता ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर, या फिर कहूँ कि गुड मार्क्स, या फिर स्कोर्ड, दोनों को सेम लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ऑल द बॉयज हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, और यहाँ पर ईच ऑफ द बॉयज हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। फर्क क्या है सर? दोनों में फर्क देखिए, दोनों में मतलब ये है कि सभी बच्चों ने गुड मार्क्स स्कोर कर लिया। फर्क इन दोनों में ये है, अरे अगर मैं ऑल द बॉयज किया होता, ऑल द बॉयज हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, और ईच ऑफ द बॉयज हैज स्कोर्ड गुड मार्क्स, इन दोनों में फर्क है। फर्क देखिए, मीनिंग तो सेम है, मतलब बात तो वैसे ही कन्विंस कर रहे हो तुम, ये कह रहे हो कि सभी बच्चों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब प्रत्येक बच्चे ने काम कंप्लीट कर लिया, तो आ तो प्रत्येक में तो सभी गए, लेकिन सर फर्क समझ नहीं आया। फर्क बस ये है, ये जो ईच है ना, ये जो ईच है वो स्ट्रेस डाल रहा है, भाई ईच जो है वो स्ट्रेस डाल रहा है। समझो जरा, मैं एक अपनी क्लास में, जैसे मैंने कोर्स, मतलब कि समझो अपना कोर्स चला रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का, और मैंने बच्चों को कहा कि आओ भैया कोर्स ले लो, और बच्चे पढ़ने लग गए मेरे पास। अब मैंने देखा कि यार बच्चे ढीले हो गए, पढ़ नहीं रहे, बस ऐसे ही मस्ती मस्ती में आ गए थे। अब उनको कोई काम धाम तो है नहीं, लड़कियां तारने आए थे, लेकिन अब नहीं बन रही बात उनकी, तो अब वो बोर हो रहे हैं। मैंने कहा यार बोर हो रहे हैं तो अब क्या है, वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और पढ़ भी नहीं रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ, काम नहीं करके आ रहे, तो मैं हो गया बोर उनसे भी। मैंने कहा यार तुमसे तो मुझसे नहीं हो पाएगा कंट्रोल, मैंने डांट लिया, प्यार से समझा लिया, लेकिन तुम नहीं मानने वाले। भाई कोर्स तो बचा हुआ है, लेकिन कोर्स कंप्लीट कराना है। मैंने हार मान ली, मैंने कहा यार देखो मैं तो उसी को पढ़ाऊंगा जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, मैं क्यों माथा मारूं भाई ऐसों के ऊपर। तो ये बात मैंने बोल दी। तो मैंने सोचा यार इनका पैसा लिया तो इनको तो कंप्लीट तो करवाना पड़ेगा ना। तो मैंने बुला ली एक मैडम, मैंने कहा मैडम ये जो बच्चे हैं वो नालायक है, कोई बच्चा नहीं पढ़ता, ऑल ऑफ देम आर कह सकते हैं कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर जो है, तो मैंने कहा आप बस 2 महीने का जैसे जैसे इनको संभाल लो। तो जैसे ही मैडम गई, मैडम देख के हो गए खुश। अब खुश हो गए तो मैडम ने तो भैया असाइनमेंट दिया तो भाई अगले दिन ये बच्चे कंप्लीट करके ले आए। कंप्लीट करके लाए तो मैडम पे पास आई, अरे सर आप तो कह रहे थे कि कोई बच्चा नहीं पढ़ता, ये देखो हर एक बच्चे ने ईच ऑफ द बॉयज, अब यहाँ पर आएगा ईच, यानी ये जो ईच है वो स्ट्रेस डाल रही है, स्ट्रेस डालने का काम आता है। तो सर ईच ऑफ द बॉयज में तो आपने समझा दिया, ये ईच बॉयज क्या है, ईच बॉय क्या है? भाई बात ये है, ये इसका बढ़िया रूप है, ईच बॉय जो है इसका ऑफ द बॉयज का बढ़िया रूप है, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं आई, सिंपल बात हो जाएगी, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये चीज आ जाती है। क्लियर यहाँ पे?
तो ये हो जाता है आपके सामने एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन का एक खेल। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ आप लोगों को, वो कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने नाउन को देखा था, नाउन एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, नाउन जो है एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, तो ऐसे ही एडजेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। एडजेक्टिव जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये हमेशा जो है वो कौन बनेंगे, वो या तो नाउन बनेगा या नाउन का भाई प्रोनाउन बनेगा, तो ये बनेंगे। क्लियर यहाँ पे? अब ये चीज़ें हो जाती हैं। अब अच्छा यहाँ पर आते हैं, शेफाली मैरिड अ रिच मैन, शेफाली मैरिड अ रिच मैन, तो मैरिड मैरिड ये हो जाएगी वर्ब। अरे किसने मैरी कर ली? शेफाली ने, शेफाली सब्जेक्ट है, किससे कर ली भाई? मैन से, तो मैन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये रिच जो है वो क्या कर रहा है भैया? रिच क्या है? इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा? मैन को कर रहा है नहीं कर रहा? तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, अपने लिए नाउन को, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें। इसका काम डिसाइड है ना, जितने भी पार्ट्स हो पीछे सबका काम डिसाइड है। अगर उनको काम डिसाइड नहीं होता तो भाई वो उनको यूज ही क्यों कर रहे होते, उनको इस्तेमाल ही क्यों कर रहे होते, उनको ऐड ही क्यों किया होता? सबका काम डिसाइड है। रिच जैसे कि एडजेक्टिव है, वो ये कहेगा कि मैं तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करूंगा, मुझे तो नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो इसके बाद जो है वो एक नाउन प्रोनाउन, नाउन मैंने लगा रखा है, यहाँ पर लगा रखा है मैन, तो यहाँ पर हो जाएगा इसके लिए, इसको रिच, रिच जो इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। ए आर्टिकल है यहाँ पे। अभी क्यों बोला है इसको समझना। अजय इज रिच, अजय स्मार्ट, अजय इज टॉल, अजय इज हैंडसम, अजय इंटेलिजेंट। यहाँ पर रिच के बाद अब सोचो, रिच, रिच मैन लिख रखा है, रिच मैन लिख रखा है मैंने, रिच मैन लिख रखा है मैंने। अब जरा मुझे सोच के बताओ, अगर ये मैन ना होता तो सेंटेंस सही होता, शेफाली मैरिड रिच, ये हो सकता क्या? नहीं हो सकता सर। कैसे, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिच एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को कुछ ना कुछ काम डिसाइड है। वो कहता है मैं तो नाउन या प्रोनाउन के लिए आऊंगा, मेरे बाद तो एक नाउन प्रोनाउन रखना पड़ेगा। लेकिन अगले वाले सेंटेंस में देखो, अजय इज रिच, अजय इज स्मार्ट, अजय इज टॉल, अजय इज हैंडसम, अजय इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर सर अगर अजय इज रिच भी लिखता हूँ तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। रिच यहाँ पर बाद में आया भी हुआ है, इसके बाद कोई नाउन भी नहीं है, बावजूद ये सेंटेंस बिल्कुल ऐसी। लेकिन ऊपर अगर रिच अकेला कर दूं तो गलत हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? तो समझो, ये जो वर्ब है ना, ये लिंकिंग वर्ब, जब भी लिंकिंग वर्ब, जब भी लिंकिंग वर्ब आएगी उसके बाद आप एक एडजेक्टिव लिख सकते हो। जब भी लिंकिंग वर्ब आएगी उसके बाद आप एडजेक्टिव लिख सकते हो। उसके बाद ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? सब्जेक्ट के बारे में बताएं। अजय क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है भैया। ये जो है एडजेक्टिव है, रिच जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कहते हैं मेरे लिए, नाउन प्रोनाउन लगाओ। लेकिन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो क्वालिफाई किसको कर रहा है? अजय को। एक तरीके से इसको तो अपना इनडायरेक्टली रूप से तो अपना नाउन तो मिल गया ना। क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ ये एडजेक्टिव जो है वो एक तरीके से नाउन के बाद भी आ सकती है, लेकिन नाउन के पहले भी आ सकती है। दो तरीके से आ सकती है। लेकिन नाउन के बाद कब आएगी? नाउन के बाद कब आएगी? नाउन के बाद तब आएगी एडजेक्टिव जब बीच में अगर बी की फॉर्म हो, जब वो मेन वर्ब बन रही हो या फिर कहीं लिंकिंग वर्ब आ रही हो। क्लियर यहाँ पे? आई होप सो ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब ये एट्रीब्यूटिव प्रिडिकेटिव समझो। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये टाइप एडजेक्टिव के टाइप होते हैं। जैसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होती है, प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव होती है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उनको कहते हैं जो एडजेक्टिव नाउन के पहले आती हैं। जैसे ये रिच, रिच यहाँ पर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के पहले आ रही है। प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव उनको कहते हैं जो नाउन के बाद में है, जो नाउन के बाद में है। जैसे यहाँ आने वाली रिच जो है वो प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को आज का जो एडजेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, पहचानना आया होगा। अभी तो फिलहाल हम पहचानने के ऊपर काम करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम एडवर्ब को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एडवर्ब से रिलेटेड वही उनके टाइप, उनके तरीके से क्वेश्चन जो है हम करेंगे, वहाँ पर हम उनको पहचानेंगे। ऐसे ही वर्ब, ऐसे ही कंजंक्शन, सारी चीज़ों को हम करते चलेंगे। पहले बेसिक, फिर हम उनके एडवांस पे जाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फिर